हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ वीआईपीएम एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे हैं और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। हाई कोर्ट ग्रेड 4th का एक और मॉडल पेपर लेकर हम लोग रेडी हैं। मॉडल पेपर नंबर 5 है। एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज चल रही है वीआईपीएम एकेडमी एप्लीकेशन पे। उस टेस्ट सीरीज का आप हिस्सा बन सकते हो। उसी टेस्ट सीरीज के पेपर्स में सॉल्व करवाती हूँ और इन्हीं सारे टेस्ट पेपर्स पे बेस्ड एक मॉडल पेपर भी जल्दी ही मार्केट में आने वाला है जिसमें ओएमआर भी साथ में अटैच्ड होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडल पेपर नंबर 05। और अगर आपको नहीं मिलता है तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। मैं पहले इंग्लिश का करवाऊंगी, फिर हिंदी का होगा, फिर जीके का होगा, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अभी तक अगर चैनल पे आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए भैया, पहला क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द न्यूज पेपर इट इज गोइंग टू रेन ऑल ऑफ द नेक्स्ट वीक। अखबार कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं अखबार कि भैया अगले वीक क्या होगी? बारिश होगी। पूरे वीक जो है बारिश होने वाली है। इट इज गोइंग टू रेन, बारिश होने वाली है। क्या? ऑल ऑफ द नेक्स्ट वीक, अगले पूरे वीक बारिश होने वाली है। ऐसा कौन कहते हैं? अखबार कहते हैं। सर न्यूज़पेपर ऐसा कह रहे हैं। यहाँ पर न्यूज पेपर्स है या पेपर है? पेपर्स हैं। इट मीन्स कि प्लूरल है। प्लूरल है मतलब ये नहीं आएगा। आईएनजी अकेले किसी टेंस में आता नहीं है। बी प्लस आईएनजी इस तरह से भी टेंस में नहीं आता। आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन। द न्यूज़पेपर्स से, अखबार कहते हैं कि अगले सप्ताह बारिश होने वाली है। नेक्स्ट है सर आर्टिकल से, बर्ड इन हैंड, यानी हाथ में जो पक्षी है, बर्ड है, वो ज्यादा कीमती है, वर्थ है, मूल्यवान है, ज्यादा कीमती है। टू इन द बुश, बुश होती है झाड़ियां, झाड़ियों में दो है, उससे ज्यादा हाथ में एक ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कहने का मतलब कोई चीज जो आपके पास होती है उसको रिस्पेक्ट करो, उसको इज्जत दो, जो आपके पास भले एक ही हो। और वो चीज जो दूसरे के पास आपको दो दिख रही है उससे अच्छी आपके पास जो एक चीज है उसको रिस्पेक्ट करो। तो कहने का मतलब है, मान लो झाड़ियों में मुझे दो चिड़िया दिख रही है, मैं उनको पकड़ने जाऊंगी, हाथ वाली और छूट जाएंगी मेरी। इसीलिए तो हाथ में अगर आपके पास एक भी बर्ड है, ये बहुत फेमस ईडियम होती है कि अ बर्ड इन हैंड, एक प्रोवर्ब है, कहावत है कि एक बर्ड जो आपके हाथ में है वो ज्यादा कीमती है दो झाड़ियों वाली से, वरना इसको भी खो दोगे। नेक्स्ट देखिए, तो इस तरह के आजकल जो है प्रोवर्ब वाले आर्टिकल्स बहुत ज्यादा पूछने लग गए हैं कि एक कोटेशन दे देते हैं और उस कोटेशन में से आर्टिकल हटा देते हैं, क्योंकि उम्मीद करते हैं कि ये बेसिक कोटेशंस आपको आए। चलिए सर नेक्स्ट देखिए, चूज द एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन पैसिव। एक्टिव पैसिव में तो सिर्फ BT3 को देखना है। हमें पैसिव दे रखा है, एक्टिव में जाना है, इसका मतलब BT3 हटाना है सेम टेंस में। ये पास्ट सिंपल में BT3 लगा हुआ है, पास्ट सिंपल को ढूंढो, ये नहीं है, ये नहीं है, सिर्फ एक ही है। दे टुक डाउन द नोटिस, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। ये कौन सा केस है सर? ये केस है क्राइसिस ऑफ सब्जेक्ट का। कौन सा है? क्राइसिस ऑफ सब्जेक्ट का एक्टिव पैसिव का केस है कि यहाँ पर बाय प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ था, तो हमें क्या करना है? ऑब्जेक्ट क्या करना है? अज्यूम करना है। अज्यूम करा तो हमने यहाँ पर दे लिख दिया। खैर तुम्हें तो कुछ नहीं लिखना, सब लिखा लिखाया मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, द टीचर सेड दैट ऑयल फ्लोट्स ऑन द वाटर, ऑन वाटर, यानी जो ऑयल होता है वो पानी पर तैरता है। यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ पुष्पा है, कभी झुकेगा नहीं, कहीं भी ले जाओ, कैसे भी कर दो। सेड है तो सेज नहीं, सेज नहीं। फ्लोटेड नहीं होगा सर, फ्लोट का फ्लोट ही होगा। इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, चाहे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में यूनिवर्सल ट्रुथ प्रेजेंट सिंपल में ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड डोंट वॉक ऑन आइस, इट इज नॉट सेफ। उसने कहा कि भैया बर्फ पे मत चलो क्योंकि ये सेफ नहीं है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, जब एक्टिव से पैसिव में जाते हैं टेंस नहीं बदलता है। एक्टिव से पैसिव में जाते हैं तो टेंस नहीं बदलता है, सेम टेंस में रखते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में टेंस बदलता है, लेकिन यूनिवर्सल ट्रुथ के टाइम और अगर बाहर आपका जो है प्रेजेंट और फ्यूचर हो तो चेंज नहीं होता, अदरवाइज जो है टेंस के अंदर चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यहाँ पर डोंट वॉक ऑन आइस, इट इज नॉट सेफ, चेंज हो जाएगा टेंस। डोंट है, आपको ऑर्डर दे रहा है, वार्निंग दे रहा है। ही वार्नड अस नॉट टू वॉक ऑन आइस एज इट वाज नॉट सेफ। इट के साथ वर नहीं होगा, इट के साथ इज नहीं आएगा, पास्ट में जाएगा। ही सेड नॉट टू वॉक ऑन आइस, इट्स नॉट सेफ, ये तो एकदम ही गलत लिखा है। रिजेक्शन लगाएं, सिलेक्शन पाएं। वार्निंग दी भैया बर्फ पे मत चलो क्योंकि ये सेफ नहीं है। इधर से भी मैं डायरेक्ट कर सकती थी, रिजेक्शन लगा के भी कर सकती थी, डायरेक्ट बना के करो, कैसे भी करो, आंसर आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ही फिल इन द ब्लॉन्ग, fill in the blank, not enter my house again। कमांड हो, इंस्ट्रक्शंस हो, ऑफिशियली वार्निंग हो, क्या क्या? कमांड हो, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस हो, चाहे वार्निंग हो,
इसके लिए शैल का यूज करते हैं, मस्ट का भी करते हैं और शैल का यूज किया जाता है ऑफिशियली। तो यहाँ ही के साथ में तो विल आता है, लेकिन यहाँ पर कमांड थ्रेट हो, इसके अलावा वार्निंग हो, थ्रेट हो, धमकी हो, तो आप जो है विल के बजाय शैल लगाते हैं। ही शैल नॉट एंटर माई हाउस अगेन, वो दोबारा मेरे घर में एंटर नहीं करना चाहिए। चलिए सर, अगला है सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड ब्लिस। ब्लिस मतलब खुशी होती है, ब्लिसफुल, तो खुशी आ गई सिनोनिम। इनएडिक्वेट तो अपर्याप्त होता है, फियर्स भयानक खतरनाक होता है, पोलाइट सौम्य होता है। नेक्स्ट देखिए, अगला है चूज द क्लोजेस्ट एंटेनिम ऑपोजिट। रेटिसेंट, रेटिसेंट होता है अल्पभाषी। रेटिसेंट क्या होता है? अल्पभाषी, कम बात करता है। हमें ऑपोजिट चाहिए जो बात करता है, वोकल चाहिए, आउटस्पोकन। आउटस्पोकन हो गया, वोकल हो गया, ठीक है। इसके अलावा गैरुलस हो गया, चैटी हो गया, तो ये सब इसके जो है एंटेनिम हो सकते हैं। सर क्वाइट शांत होता है, क्वाइट नहीं है ये, क्विट नहीं है, ये क्वाइट है। क्वाइट मतलब शांत। कोई तो बेचारा इनोसेंट व्यक्ति के लिए आता है जो बहुत बहुत सीधा साधा टाइप्स, ठीक है, नहीं कुछ बोल पाएगा, भोला भाला। ये तो रिजर्व्ड भी अल्पभाषी, इसका सिनोनिम रहता है। ये तो सिनोनिम हो जाएंगे, हमें एंटेनिम चाहिए था आउटस्पोकन। लास्ट आपका जो है वन हुज ओनली मोटिव इज टू अर्न मनी। एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी कर जाए, मैंने पहले भी बताया भाड़े का टट्टू बोलते हैं इसको, जो पैसे के लिए कुछ भी कर दे। सर कौन होता है? मर्सीनरी, बिल्कुल मर्सी नहीं रखता, पैसे देखो दो और कुछ भी करवा लो। एक्स्ट्रावेगेंट, ज्यादा खर्चा करता है। स्पेंडथ्रिफ्ट भी ज्यादा खर्चा करता है। वैगाबॉन्ड, घुमक्कड़ होता है, ठीक है। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है फेमिनिन जेंडर ऑफ मॉन्क। मॉन्क का फेमिनिन जेंडर कौन सा है? सर मॉन्क का होता है नन, फीमेल, क्योंकि वाइफ किसका होता है? हस्बैंड का। विग विग्जन किसका होता है? फॉक्स का, ये भी बता रखा है। हीरोइन किसका होता है? हीरो का। बस, तो नन बचा है, क्लियर है। इसी के साथ में ये वाला एक पेपर और करवा दिया है। आगे हिंदी का भी है, जीके का भी है, जरूर देखें। और ये सीरीज आपको पसंद आ रही है तो कमेंट करके जाएंगे। बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका अपना प्रेम शर्मा वीआईपीएम के इस डिजिटल मंच पर एक बार पुनः स्वागत, सत्कार, अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, हम कुछ प्रश्नों के साथ हूबहू जो आपका हाई कोर्ट का 4th पेपर जो होने वाला है, उसके लिए हम हूबहू परीक्षा पैटर्न पर कुछ प्रश्नोत्तरी आपके साथ करा रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, काफ़ी आपका रिस्पांस इतना अच्छा मिला है कि आपको लगा कि वाकई बहुत अच्छे पेपर चल रहे हैं। उसी क्रम में, उसी कड़ी में हम इन प्रश्न पत्रों को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज आपके हाई कोर्ट 4th ग्रेड पेपर 5th के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, शानदार तरीके से आप इनका उत्तर दीजिए और देखिए कहाँ किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं विशेषकर, और कैसे कैसे आप इनको सही करते हैं। आइए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या कहता है प्रिय विद्यार्थियों? पहला प्रश्न कहता है, यदि पदांत, हाँ, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, बताओ फटाफट से। भाववाचक संज्ञा निम्न में से कौन सी होगी? कौन से को आप भाववाचक के अंतर्गत रखेंगे? जी हां, आइए साहब। गंगा, चतुराई, फूल या कमरा? भाववाचक संज्ञा, संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं, जैसा कि आपको विदित है। पहला आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो व्यक्ति विशेष की बोध कराता है, जैसे राम, मोहन, सोहन, गंगा, यमुना, अकबर, बाबर, भगत सिंह, शिवाजी इत्यादि, नरेंद्र मोदी, ये सभी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और प्रिय विद्यार्थियों, जातिवाचक संज्ञा जो संपूर्ण जाति का बोध कराए, वो जातिवाचक संज्ञा, जैसे फूल हैं, सब्जी हैं, फल हैं, जानवर हैं, मनुष्य है, लड़का है, ये सब पहाड़ हैं, पर्वत हैं, झरने हैं, ये सब जाति का बोध कराते हैं। और उसी के अंतर्गत समूहवाची और द्रव्यवाची जो संज्ञाएं हैं, वो 2 इसके अंतर्गत ही सम्मिलित हो जाती हैं, यानी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाती हैं। और एक आती है भाववाचक संज्ञा, जिससे भाव का बोध हो। आव, आवा, ता, त्व, पन, आपा, ये, आई इत्यादि भाववाचक संज्ञा के ये प्रत्यय हैं, जब किसी के शब्द में जुड़ते हैं तो उसके भाव को परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है प्रिय विद्यार्थियों। व्यक्तिवाचक क्यों है? क्योंकि गंगा एक है, और हमारे यहाँ राष्ट्रीय नदी, हमारे भारत की जो सबसे राष्ट्रीय नदी है, सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, वो गंगा मानी जाती है। और गंगा व्यक्तिवाचक, इसमें पाया जाने वाला डॉल्फिन नाम का जलीय जंतु, जो हमारा राष्ट्रीय जलीय जंतु है,
और फूल भी, फूल प्रिय विद्यार्थियों जाति का द्योतक है, जातिवाचक है। कमरा भी जाति का बोधक है, शब्द अलग है, लेकिन चतुराई भाववाचक संज्ञा है। चतुराई भाववाचक संज्ञा है। बिना किसी विवाद के आप क्या करेंगे, चतुराई यानी कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण आपका एकमात्र इसमें से ऑप्शन में से ठहरता है, वो आपका चतुराई है। चतुर धन आई के योग से शब्द बनता है चतुराई। प्रिय विद्यार्थियों, चतुर और चालाक दो समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द हैं, चतुर और चालाक। चतुर अच्छे कार्यों में होशियार, अच्छे कार्यों में होशियार, चालाक बुरे कार्यों में होशियार। यानी कि एक अच्छे कार्यों में और एक बुरे कार्यों में। बुरे कार्यों में होशियार तो चालाक होता है, जैसे चालाक लोमड़ी है। और चतुर हर एक विद्यार्थी, कहते हैं ना विद्यार्थी, ये विद्यार्थी बहुत चतुर है, अपना कार्य करके आता है, अपना सिलेबस पूरा कर चुका है, सुबह उठते ही पढ़ लेता है, 3 घंटे की पढ़ाई निकालने के बाद कोचिंग आता है, फिर घर जाके पढ़ता है, ये तो बहुत चतुर है। तो चतुर हमेशा अच्छे कार्यों में, चालाक बुरे कार्यों में, कि किसी की रोटी कौवा कौवा की रोटी किसने ले ली थी, लोमड़ी तुम बहुत अच्छा गाते हो, तो ये चालाकी है। तो इसलिए चतुर और चालाक दोनों में अंतर है। ये समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्दों के रूप में आते हैं प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि ये मोटे रूप में अर्थ एक जैसा लगता है, होशियारी का अर्थ है ये, लेकिन एक अच्छे कार्यों में और एक बुरे कार्यों में। तो उस चतुर से बना है ये चतुराई, जो कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है प्रिय विद्यार्थियों? समूहवाचक संज्ञा इनमें से कौन सी है? यानी राम, राम पुनः व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक है। हिमालय आल्सो व्यक्तिवाचक। अनाज व्यक्तिवाचक ना होकर अनाज जाति में आएगा, द्रव्य में आएगा। आप इसमें सेना करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, आंसर क्या करेंगे इसमें? सेना। ये पूछ रहा है क्या? समूहवाचक। और सेना समूह है दल, टोली, मंडल, परिवार, कुटुंब, दल, टोली, मंडल, परिवार, कुटुंब। सेना, संघ, समिति इत्यादि, ये सब समूह का बोध कराने वाले हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। दल हुआ कि ये इस दल से है, इस टोली से है, ये टोली आपकी अलग अलग प्रकार की टोली बनी हुई है, मंडल बने हुए हैं। हाँ, कुटुंब और परिवार एक ही बात है। सेना की बात करते हैं हम, संघ की बात करते हैं, या फिर समिति की बात करते हैं। ये सभी शब्द मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसके अंतर्गत आते हैं? सेना भी आपका समूहवाची शब्द है। समूहवाची और द्रव्यवाची दो अलग अतिरिक्त संज्ञाएं आपके अंग्रेजी के अनुरूप मान ली गई हैं, लेकिन हिंदी में संस्कृत के अनुरूप संज्ञा के 3 भेद ही माने जाते हैं: व्यक्ति, जाति और भाववाचक। समूहवाची संज्ञा और द्रव्यवाची संज्ञा दोनों जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, उन दोनों के उदाहरण भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत सम्मिलित हो जाते हैं। तो उत्तर क्या है आपका? डी विकल्प इज अ राइट आंसर।
लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? लेखक में मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या भाववाचक संज्ञा हो सकती है, या समूहवाचक संज्ञा हो सकती है, व्यक्तिवाचक या फिर जातिवाचक? इनमें से कौन सी संज्ञा को आप लेखक के अंतर्गत रखेंगे? देखिए, लेखक आपका एक लेखक, साहित्यकार, साहित्यकार, कवि, कवि, राइटर, ये सभी क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि ये जाति के द्योतक हैं, एक जाति का बोध कराते हैं। कवियों की क्या है? जाति। आज इस कवि सम्मेलन में भिन्न भिन्न कवि, भिन्न भिन्न विधाओं के कवि उपस्थित होने वाले हैं। वीर रस का कवि, श्रृंगार रस का कवि, हास्य रस का कवि, तो ये हाँ माधुर्य, प्रेम, और ये सब आप कवि हुआ, लेखक हुआ, साहित्यकार हुआ, इन सभी में क्या करेंगे आप? भाव, समूह, व्यक्ति या जाति। जी हाँ, निश्चित रूप से इसमें जाति आएगा, समूह का बोध नहीं। लेखकों की बात करें, जब ग्रुप की बात करें तो समूह आएगा। भाव की बात करें, इसमें भाव नहीं आता है किसी में, क्योंकि भाव का होना, भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। तो इस भव से बेड़ा को पार करने के लिए आपको भावना में भाव लाना पड़ेगा। तो भाववाचक संज्ञा है नहीं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आप इसे कर सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आप इसमें निश्चित रूप से उत्तर क्या करेंगे? जातिवाचक संज्ञा। लेखक, साहित्यकार, मंडल, परिसर, इन सभी में आपको जातिवाचक संज्ञा का बोध होगा। तुम कौन हो? कौन हो तुम? तुम कौन हो? प्रश्नवाचक चिन्ह। इस वाक्य में अधोरेखित सर्वनाम का प्रकार बताइए। सर्वनाम मेरे प्यारे विद्यार्थियों 6 प्रकार के, जिसमें सबसे पहला पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम होता है कि नहीं? जो कि 3 भेदों में विभक्त है: उत्तम, मध्यम या अन्य। पहला, दूसरा और तीसरा कौन? सर्वनाम पुरुषवाचक। दूसरे की बात करें तो निश्चयवाचक, तीसरे की बात करें तो अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। चौथे की बात करें तो प्रिय विद्यार्थियों संबंधवाचक। पांचवें की बात करें तो प्रश्नवाचक। और छठा और अंतिम बात करें तो प्रिय विद्यार्थियों ये होता है निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम जो स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है। पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न और निज। पुरुष में उत्तम, मध्यम, अन्य 3 प्रकारों में विभक्त किया गया है पुरुषवाचक सर्वनाम को प्रिय विद्यार्थियों, जो कि आपके मैं, तुम, आप और किसी अन्य, ये और वे, यह वह के लिए प्रयुक्त होता है, वो अन्य पुरुष में आता है। लेकिन निश्चयवाचक में यह वह, ये वे आते हैं। अनिश्चय में कोई कुछ कम कुछ आता है। संबंध में 2 को जोड़ने वाले जैसा वैसा, जो सो, जिसे उसे, जिसकी उसकी, ये आते हैं। और प्रश्नवाचक में कौन, क्या, किसकी, अर्थात सर्वनाम के स्थान पर काम आने वाले प्रश्नवाचक शब्द प्रश्नवाचक कहलाते हैं। निजवाचक में स्वयं के लिए आता है,
अपना, खुद, स्वयं का, अपनी अपनी इत्यादि के लिए निजवाचक का प्रयोग किया जाता है। तो आप उत्तर विकल्प के रूप में किसे चुन सकते हैं? जी हाँ, निश्चित रूप से आप इसे निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में चुनेंगे, जो आपका निजवाचक में होगा, नहीं निश्चयवाचक में नहीं होगा, संबंधवाचक में नहीं होगा, क्योंकि तुम कौन हो पूछ क्या रहा है? प्रश्न पूछ रहा है। तो प्रश्नवाचक में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, और कौन जो शब्द है वो प्रश्न के द्योतक के रूप में आया है। आप इसमें कौन की बात करते हैं, तो कौन हो और प्रश्नवाचक शब्द है, और प्रश्न WS शब्द आप वर्ण देखते हैं, उनमें से भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, तो आप निश्चित रूप से इसमें क्या करेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? फटाफट से बताओ। निजवाचक, देखिए निजवाचक में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम देखेंगे निजवाचक में स्वयं, खुद, अपना, अपनी, अपने, अपने आप, खुद, स्वयं, स्वतः इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। इत्यादि का प्रयोग होगा। तो आज अपनापन कहाँ है? आज अपनापन तो अपना तो हुआ है, लेकिन ये अपनापन अपनेपन के लिए, लगाव के लिए अपना एक सर्वनाम है, उस सर्वनाम से क्या बना है? अपनापन, या पन लगा दिया है। तो अपनापन कहाँ है, इसमें भी नहीं होगा। यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा, यह समस्या मैं अपने आप ही हल कर लूंगा, और यह मेरी निजी पुस्तक है, ये मेरी निजी पुस्तक है। अपनों से क्या छिपाना? आखिर अपनों से क्या छिपाना? अपनों को तो सब बता दिए जाते हैं, जो अपने होते हैं उनसे आखिर क्या छुपाना? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निश्चित रूप से इसमें जो उत्तर विकल्प आएगा वो आएगा, यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा। यह समस्या मैं आप ही, आप यानी स्वयं ही, आप ही का मतलब यहां क्या है? स्वयं। मैं यह समस्या स्वयं ही हल कर लूंगा। तो उत्तर विकल्प आप इसमें क्या चुनेंगे? जी, बिल्कुल सही रूप से आपने उत्तर का चयन कर लिया है। और चयन क्या किया है? यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा, यानी स्वयं ही हल कर लूंगा। तो ये आपका निजवाचक के अंतर्गत आएगा। यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा। आज अपनापन कहाँ है? यह मेरी निजी पुस्तक है, आपने को क्या छुपाना? तो ये आपका उत्तर विकल्प क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण क्या है? भाई देखो, निश्चयवाचक में क्या होता है? यह, वह, ये, वे, इन चारों का प्रयोग जहां भी होगा वो निश्चयवाचक होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आप इसमें चारों में यह, वह, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, वह तुम्हारा पेन है, तो कोई किसी की बात कर रहा है, कोई आया था, यह, जो, जो सो संबंधवाचक, कुछ में भी आप अनिश्चय की बात करेंगे। कोई कुछ तो अनिश्चय, जो संबंधवाचक, और आपका यह क्या होगा जी? बिल्कुल बिना किसी विवाद के यह को आप किस में रखेंगे?
निश्चयवाचक में यह पुस्तक मेरी है, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरा घर है, वह मेरे कमरे हैं, ये तुम्हारे पेन हैं, वे हमारी साइकिलें हैं, वे सब हमारे मित्र हैं। तो वे जो जिनकी तरफ आप निश्चय करके कह रहे हो, यह एलईडी मेरी है, यह मेरी एलईडी है, यह कैमरा, यह मेरा कैमरा है, यह माइक, यह मेरा माइक है, यह पंखा, यह मेरा पंखा है। तो आप उसमें निश्चय का बोध करा रहे हैं, तो उत्तर विकल्प आपका बी यह सही होगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? अब भाई विशेषण की बात करिए फटाफट से। कि शासन की बात करें तो अनुशासन आता है, अनुशासन की बात करें तो अनुशंसा आता है, अनुशंसा की बात करें तो अनुशासित आता है। विशेषण वह है जिसकी विशेषता बताई जाए, जिससे जिससे विशेषता बतलाई जाए, बतलाई जाए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यानी विशेषण से विशेषता बतलाई जाती है। शासन, कैसा शासन? इस शासन में ये हो रहा है, अरे नहीं शासन तो आ ही नहीं सकता। अनुशासन में रहना सीखिए, आप अनुशासित हैं। अनु मतलब पीछे, शासन यानी कानून। ऐसा शासन जो बहुत पीछे से चला रहा है उसको कहते हैं अनुशासन। और अनुशंसा, आप बिल्कुल अनुशंसा करते हैं, लेकिन अनुशासित, अनुशासित शब्द में प्रिय विद्यार्थियों विशेषण होगा, क्योंकि आपको अनुशासित रहना पड़ेगा। आप सभी विद्यार्थी अनुशासन में नहीं रह सकते, अनुशासित ही रहेंगे। इत प्रत्यय लगा है, इत प्रत्यय लगने के बाद शब्द बन जाता है क्या? अनुशासित। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो अनुशासन इज राइट आंसर। निम्नलिखित में गुणवाचक विशेषण नहीं है। भाई नहीं बताना है फटाफट से, नहीं नहीं की बात कर रहे हैं। गुणवाचक विशेषण बुरा, बुरा आदमी, बुरा लड़का, बुरा विद्यार्थी, बुरा कंबल, बुरी कुर्सी, बुरा 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 है। तीसरा व्यक्ति है मैला, मैला कुचैला कंबल, मैले कुचैले वस्त्र। तो मैला कुचैला भी क्या है? विशेषण है। लाल, लाल डायरी, लाल पुस्तक, लाल कंबल, लाल वस्त्र, लाल कोट, लाल गुलाब, लाल कमल, लाल लोहित। लाल तो है, लाल भी है, बुरा भी है, मैला भी है, लेकिन नहीं है तो क्या नहीं है? तीसरा नहीं है क्या? गुणवाचक। गुणवाचक ये तीसरा जो है वो परिमाणवाचक है, सॉरी संख्यावाचक है। संख्यावाचक में भी तीसरा संख्या, क्रम, क्रमवाचक, गणनावाचक, आवृत्तिवाचक और समुदायवाचक। इस प्रकार से मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये चार होते हैं। किसमें? संख्यावाची में, निश्चित संख्यावाची में। संख्यावाची भी दो प्रकार के, एक निश्चित संख्यावाची, एक अनिश्चित संख्यावाची। तो ये निश्चित संख्यावाची में क्रम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, गणना 1 2 3 4 5 6 7 8, आवृत्ति दोनों तीनों चारों पांचों, समुदाय, समुदाय में दोनों तीनों चारों पांचों, आवृत्ति में दुगुना तिगुना चौगुना, ये आता है आवृत्ति में दुगुना तिगुना चौगुना, और समुदाय में दोनों तीनों चारों पांचों। तो पहला, दूसरा, तीसरा मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये किस में आएगा? गणना नहीं, क्रम। पहला, दूसरा, तीसरा। 1 2 3 4 आता है क्रम में, 1 2 3 4 के रूप में आप इसे बिल्कुल कर देते हैं क्रम के रूप में, क्रम के रूप में आप इसे 1 2 3 4
भी कर देते हो। तो यह तीसरा शब्द जो है वो आपका किस में आएगा जी? बिल्कुल तीसरा गुणवाचक नहीं है, ये संख्यावाची है और निश्चित संख्यावाची। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? आग, आग्नेय, अगिन और उपर्युक्त में से कोई नहीं। आग लगी है, भीषण आग लगी है। आग कैसी है? भीषण आग। तो भीषण आग क्या पूछ रहा है? विशेषण। आग, आग्नेय यानी प्रिय विद्यार्थियों अग्नि शब्द है, उस अग्नि शब्द में एय प्रत्यय लगता है तो शब्द बनता है आग्नेय। आग्नेय एक कौन होता है? अग्निकुंड, अग्निकोण। आप देखते हैं ज्यादातर अग्निकोण आग्नेय में बसा है। अग्नि से बनता है आग्नेय। और अगिन, अगिन कोई नहीं है, शब्द शब्द क्या है? आग्नेय। एय प्रत्यय लगने पर उसके प्रथम वर्ण में लगे ए का आ हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा? आ। और शब्द क्या बन जाएगा? आग्नेय। और उत्तर शब्द क्या आएगा जी? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? और विशेषण शब्द मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा ठहरेगा इसमें जी? फटाफट से बताओ। हाँ, आग्नेय शब्द इसमें विशेषण के रूप में आएगा। तुम्हारा आना खुशी की बात है। वाक्य में आना क्रिया है, संज्ञा है, विशेषण है, इनमें से कोई नहीं। आना, आना मेरे प्यार को तुम झूठा समझो ना, जाना। ये इस प्रकार से आपने सुना होगा, लेकिन आना आने से है। आना जाना, तुम्हारा जाना मेरे लिए क्षतिपूर्ति है। धर्मेंद्र जी का यहाँ से जहाँ चले जाना फिल्म जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। आना और जाना, हमारे घर उनका आना जाना लगा रहता है, तो आए भी और गए भी। और आना जाना आ क्रिया के साथ, आ क्रिया के साथ ना लगा, जा क्रिया के साथ ना लगा, रो क्रिया के साथ ना लगा, हस क्रिया के साथ ना लगा। तो ये सब रोना, आना, जाना, हंसना क्रियाएं हैं। तो आप इसमें बिना किसी विवाद के संज्ञा कैसे कर सकते हैं? हाँ, संज्ञा नहीं, विशेषण नहीं, कोई इनमें से कोई नहीं। क्या है? क्रिया है आना जाना। राम सेब खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? पूर्वकालिक क्रिया ऑप्शन ए, सकर्मक क्रिया ऑप्शन बी, अकर्मक क्रिया या अनेकार्थक क्रिया। देखिए, जिसके अर्थ अनेक होते हैं वो अनेकार्थक क्रिया। यहां कोई उदाहरण नहीं है। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया प्रिय विद्यार्थियों उसके लिए आती है जो क्रिया पहले हो चुकी हो, उसे हम पूर्वकालिक कहते हैं। समापिका क्रिया उसके पश्चात होती है। एक ही वाक्य में दो क्रियाएं हो रही हैं और एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता हो। एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता हो। एक क्रिया पहले जो हुई है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी, और जो क्रिया बाद में होती है, पश्चात होती है, उसको समापिका क्रिया कहते हैं। तो जो क्रिया पहले हुई है वह पूर्वकालिक। तो इसमें कोई क्रिया, एक ही क्रिया हुई है बस। अब बात करते हैं सकर्मक अकर्मक की। अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं होगा। यदि हम वाक्य से प्रश्न पूछते हैं क्या, तो यदि उत्तर आता है और एक बार में ही ऐसा उत्तर आए जो सटीक उत्तर आए जिससे हम पुनः प्रश्न ना कर सकें, वो क्रिया सकर्मक होगी। यदि उत्तर नहीं आया, फिर से प्रश्न किया, तो फिर क्रिया अकर्मक होगी। वाक्य क्या है? राम सेब खाता है। राम क्या खाता है? बताओ, राम क्या खाता है? सेब खाता है। तो उत्तर क्या आएगा? बिना किसी विवाद के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राम सेब खाता है, इसमें उत्तर आएगा सकर्मक क्रिया। यानी कि कर्म क्या है इसमें? सेब। कर्म सेब है, राम करता है। जब हम कर्ता से प्रश्न करते हैं क्या का, तो उत्तर आता है क्रिया, और ये खाता है क्या है? क्रिया, मुख्य क्रिया। और है क्या है? सहायक क्रिया।
तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राम क्या खाता है? राम सेब खाता है। ये इसकी सकर्मक क्रिया हुई, वाक्य की सकर्मक क्रिया, राम सेब खाता है। पंडित जी हवन कराकर, पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं। पंडित जी ने हवन भी कराया है, हवन कराया एक क्रिया हुई है, अब कथा कह रहे हैं। हवन तो पूर्ण करा दिया, अब लेकिन कथा कह रहे हैं, करा रहे हैं। मैं कौन सी क्रिया? संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, मुख्य क्रिया या पूर्वकालिक क्रिया? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संयुक्त क्रिया में दो क्रियाएं होंगी, एक क्रिया दूसरी क्रिया के होने पर। लेकिन किसी कार्य का आरंभ, अवकाश, समाप्ति, निरंतरता, नित्यता, व्यवस्था, शक्ति प्रदर्शन इत्यादि भावों का जहां बोध होगा वहां संयुक्त क्रिया होगी। जैसे मेरा उनके घर आना जाना है, आना जाना लगा रहता है। मेरा उनके घर आना जाना लगा रहता है, ये संयुक्त क्रिया है। माताजी ने खाना बना लिया है, भाई ने खाना खा लिया है। तो खाना बना लिया और खा लिया, दोनों में अंतर है। एक खाना बना रहा है, एक लिया है। तो संयुक्त क्रिया। नाम धातु क्रिया यानी ऐसी क्रिया होती है जो प्रिय विद्यार्थियों किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनती है, उसको नाम धातु कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण को नाम कहते हैं। जब इन नामों का प्रयोग धातु के रूप में होता है तो ये नाम धातु कहलाते हैं, और जब इन नाम धातुओं का प्रयोग क्रिया के रूप में होता है तो ये नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। अब हम मुख्य क्रिया की बात करते हैं। तो मुख्य क्रिया एक ही क्रिया होती है जिससे हम क्या क्या बात करते हैं, प्रश्न करते हैं क्या से, वो मुख्य क्रिया होती है। और फिर होती है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में प्रिय विद्यार्थियों कोई कार्य एक क्रिया ना करके दूसरी क्रिया पर भी हो, यानी दो क्रिया वाक्य में हो रही हो, एक क्रिया पहले एक क्रिया बाद में, तो पहले जो क्रिया होती है वही पूर्वकालिक होती है और बाद में जो क्रिया होती है वो समापिका क्रिया होती है। तो इसमें पंडित जी हवन करा रहे हैं, तो भैया करा कर, पंडित जी ने एक क्रिया कर दी, एक कथा कह रहे हैं, अब यहां ये दूसरी क्रिया है, कथा कह रहे हैं। तो जो क्रिया पहले हुई जिसके साथ कर, करके, ते ही, कर करके ते ही शब्द लगे होते हैं, वह क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होती है। और जो अंत में होती है वह समापिका क्रिया होती है। तो आप इसमें निश्चित रूप से बिना विवाद के पूर्वकालिक क्रिया कर देंगे। पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के काल का सही विकल्प हो। मां ने खाना खा लिया है, मां ने खाना, एक काल का वाक्य दिया है दोस्तों, और इस काल के वाक्य में आप क्या देखेंगे? संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल और संभाव्य भविष्यत काल। बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा गया है मेरे साथियों। यहां मां ने खाना खा लिया है, यानी कि पहले ये देखना है मोटे रूप से कि काल किधर जा रहा है, मूव क्या कर रहा है। कहीं बीते हुए समय में बात हो रही है तो भूतकाल, आज अभी की बात हो रही है तो वर्तमान काल, और आने वाले समय की बात हो रही है तो भविष्यत काल। मोटे रूप से आप ये सब जानते हो। अब ये देखना है कि अगर बीते हुए समय में हो रही है तो कैसी हो रही है, अगर वर्तमान में हो रही है तो कैसी हो रही है, और आने वाले समय में हो रही है तो कैसी हो रही है। अब ये बात क्या है इस वाक्य में देखो आप। सबसे पहले देखो, मां ने खाना खा लिया होगा, होगा, खाना खा लिया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये खाना अब यहां कर्म है, क्रिया नहीं है। खा लिया होगा। अब आप देखते हैं इसमें कि जो खाना खाया है ना मां ने, आपको उसके बारे में पता है क्या? नहीं पता। होगा,
मैं यहां बैठा हूं आपके समक्ष, अभी की बात कर रहा हूं। आपने मुझसे पूछा कि सब घर वालों ने सबने खाना खा लिया क्या? आपने मुझसे पूछा घर वालों ने सबने खाना खा लिया? हाँ खा लिया था। तो खाना तो खा चुके। अब वो पूछ रहे माता जी ने खाना खा लिया क्या? माँ ने खाना खाया? मैं खा लिया होगा। मुझे पता नहीं है। जब सबने खा लिया तो भूतकाल की बात हो गई। अब माँ की पूछ रहा है तो माँ ने खाना खा लिया होगा। यानी बात तो किसकी हुई है? भूतकाल की। भविष्य नहीं है, वर्तमान नहीं है। संदिग्ध है कि खाया है कि नहीं खाया है। और ये संदिग्ध किस में आएगा? संदिग्ध भूतकाल में। जब किसी कार्य को बीते हुए समय में बोध हो और उसके होने में संशय हो, उस क्रिया के होने में कि वो कब हुई है, और भूतकाल की, सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ होगा, होगी, होंगे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, तो वहां वाक्य संदिग्ध भूतकाल का होगा। होगा, होगी, होंगे सामान्य भूतकाल की क्रिया। जैसे खाना खा लिया, ये सामान्य था। माँ ने खाना खा लिया, राधा ने मोहन को मारा, तो वो सामान्य भूत। लेकिन अगर होगा, होगी, होंगे लगा दिया तो संदिग्ध बन जाएगा। ये इसकी सीधी सी पहचान है। महेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है। महेश, महेश क्या गा रहा था भाई? गीत गा रहा था। बात था की है, और था की बात करते ही मेरे भाइयों और बहनों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, था कब आता है? था आता है सर भूतकाल में, ये सबको पता है। था कब आता है? भूतकाल में। तो भूतकाल में अपूर्ण भूतकाल थोड़ी है। कार्य तो हुआ है, लेकिन कब हुआ है? पूर्ण भूतकाल भी नहीं है। हाँ, लेकिन सामान्य भूत या आसन्न भूत की हम बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां क्या कह रहा है? महेश गीत गा रहा था। टू बी कंटिन्यू, ये क्या चल रहा है कार्य? गीत गा रहा है महेश और रुक जाता है, कभी गा रहा है। तो जब गीत गाते हैं या रुकते हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों वहां अपूर्ण आता है। अपूर्ण में रहा था, रही थी या रहे थे का प्रयोग किया जाता है। ये जहां आएंगे वहां अपूर्ण भूतकाल होगा। पूर्ण में था, थी, थे। पूर्ण में था, थी, थे। चुका था, चुकी थी, चुके थे। ये आता किसमें? पूर्ण भूत में। सामान्य भूत में क्रिया के साथ आ, ई, ए, या, ये का प्रयोग किया जाता है। ये सामान्य भूत है। सामान्य आसन्न भूत में यानी अभी अभी कोई कार्य हुआ है, बीते हुए समय में अभी अभी हुआ है, लेकिन उसके समय का पता नहीं है, उसको हम निकट के लिए कहते हैं कि राम ने खाना खाया है, आसन्न भूत। मोहन ने खाना खाया है, आसन्न भूत। वह खाना बनाया है, राम ने रावण को मारा है, निकट में अभी आया है। तो ये अपूर्ण भूत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें क्या आएगा आपका? महेश गीत गा रहा था। वाक्य में काल होगा आपका अपूर्ण भूतकाल की क्रिया का। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के काल का सही विकल्प हो। मैंने आज एक फिल्म देखी थी। पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल या सामान्य वर्तमान काल, इनमें से कौन से विकल्प को आप चुनेंगे? भाई इन 4 विकल्पों में से मैंने आज एक फिल्म देखी थी, तो क्या ये वर्तमान काल की बात कर रहा है या भविष्यत काल की बात कर रहा है? ये कब बात कर रहा है? भूतकाल की बात कर रहा है। ये तो कन्फर्म है। कन्फर्म है कि नहीं? पूर्ण भूतकाल में था, थी, थे, अभी बताया मैंने आपको, था, थी, थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे का प्रयोग किया जाएगा, तो वह पूर्ण भूतकाल होगा। आसन्न भूतकाल में निकट यानी अभी अभी कोई कार्य हुआ है लेकिन बीते हुए समय में हो गया है। जैसे मैडम ने पुस्तक ली है, ले ली है, लेकिन ली है, तो वह आसन्न भूतकाल। पूर्ण वर्तमान काल में, वर्तमान काल जैसे
ता है, ती है, ते है का प्रयोग किया जाता है। और सामान्य वर्तमान काल में ये भी सामान्य ता है, ती है का प्रयोग किया जाएगा सामान्य में, और पूर्ण वर्तमान काल होता नहीं है। तो आप इसमें क्या करेंगे, मैंने आज एक फिल्म देखी थी, था थी थे का प्रयोग होगा तो पूर्ण भूतकाल होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आप इसमें उत्तर विकल्प ए करेंगे। अगला देखिए फटाफट से, मनोदशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मन है धन दशा, अगर किसी ए आ के परे विसर्ग हो और विसर्ग के परे कोई सघोष वर्ण हो, सघोष वर्ण हो, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा। ये इसका नियम है, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और शब्द क्या बन जाएगा, मनोदशा। आपकी मनोदशा कैसी है, मन है धन दशा, शब्द क्या है, मनोदशा। मनोभव, मन है प्लस हर, मनोहर। आज एक बहुत ही अच्छा शब्द आपको बता रहा हूं, मन है धन हर, ये सघोष है, और शब्द क्या बनेगा, मनोहर। मनोभव, मनोविकार, मनोरंजन, इन सभी शब्दों में मेरे प्रिय विद्यार्थियों यही नियम लगेगा। यदि पदांत ए आ के परे या ए के परे विसर्ग हो, और ए के परे विसर्ग होने पर उसके परे सघोष वर्ण का होना जरूरी है। जैसे दशा, तय थे दे, सघोष होते हैं वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें, येरलवे है और सभी स्वर। उस विसर्ग के स्थान पर ए और विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा, जैसा कि यहां हुआ है। ए और विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थी, जैसे ए के परे ही लगा लो आप, ए के परे विसर्ग है तो ए के स्थान पर ओ हो जाएगा। यहां मन है धन दशा के रूप में आपका उत्तर विकल्प क्या होगा, बी इज अ राइट आंसर। मन दशा, मनोदशा और मनोहोतो दशा। एत एव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, अतः धन एव, बिना किसी विवाद के प्रिय विद्यार्थियों अतः धन एव हो जाएगा, अति धन एव नहीं होगा, एव होता है ही के लिए आता है एव, एव का अर्थ क्या है, ही। और अतएव, अतः ही, अतएव आप इसको ये करिए, अतः ही अर्थ में आएगा एव, और एव के रूप में आप इसे सही कर देंगे, अतः धन एव, शब्द बनेगा अतएव। नमस्कार में कौन सा संधि विच्छेद है। प्रिय विद्यार्थियों, कोई भी इंडिया में कोई भी पर्यटक आता है तो सबसे पहले इसी शब्द को सीखता है। ये कहता है नियम, यदि पदांत ए या आ के परे विसर्ग हो, ए या आ के परे विसर्ग हो, तो विसर्ग के स्थान पर दंत से हो जाता है, और इस विसर्ग के परे क त प, ये इसका नियम है, छोटा सा नियम है। ए आ के परे विसर्ग हो और विसर्ग के परे कतप में से कोई सा भी एक वर्ण हो तो ये विसर्ग से में बदल जाएगा, शब्द क्या बन जाएगा, नमः धन से धनकार, और शब्द बनेगा क्या, नमस्कार। यानी कि इनमें से कोई सा भी शब्द अगर इसके परिवर्तन में आएगा तो वह नमः धनकार के रूप में बदलेगा। मैं फ्री होकर करता हूं सर, ओमी जी, नमः धनकार, और शब्द बन जाएगा क्या, नमस्कार। बुद्धि, वृद्धि, व्यंजन और गुण, विसर्ग, इनमें से कौन सा शब्द बनेगा, नमस्कार। वृद्धि, व्यंजन, गुण और विसर्ग, नमः धनकार, और आपका संधि होगी इसमें विसर्ग संधि, बिना किसी विवाद के। वृद्धि
व्यंजन और विसर्ग, इनमें से कौन सा विकल्प इसका सही होगा? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सही संधि इसमें होगी आपकी विसर्ग संधि। नमः दंकार नमःकार, और आप इसमें नमः दंते नमस्ते, नमः दंते नमः दंते नमस्कार, और वनः धनपति वनस्पति, वाचः धनपति वाचस्पति। बहुत सारे उदाहरण आपके देख सकते हो इस प्रकार से। और नमः धनकार, इंडिया में कोई भी पर्यटक आता है तो सबसे पहले कहता है नमस्कार, नमस्कार। विदेशी पर्यटक आएगा, सबसे पहले आप कुछ भी दे रहे, गाली दे रहे हो, चाहे कुछ भी बोल रहे हैं, जब बोलेगा नमस्कार, नमस्कार। आप अंग्रेज से मिलते हैं, जब जाके कहीं मिलते तो हाय क्या हाल है भाई, कैसा है, तो नमस्कार, नमस्ते, नमस्ते। तो वो बोलता है, बिल्कुल इसी शब्द को सीखता है। और ये व्यंजन विसर्ग संधि का है नियम, उदाहरण ध्यान रखना आप। बैलगाड़ी में समास है, समास से पूछ लिया भैया आपकी बार, बैलगाड़ी द्वंद है क्या? बैल अलग गाड़ी अलग, द्वंद तो हो नहीं सकता, क्योंकि द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, और तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, द्वंद नहीं हो सकता। द्विगु में प्रथम पद संख्यावाची होगा और द्वितीय पद प्रधान होगा, जैसे त्रिनेत्र, दुआब, पचरंगा, इस प्रकार से। अव्यय भाव में प्रथम पद अव्यय होगा, शब्द की पुनरावृत्ति होगी, तो वह आपका अव्यय भाव होगा, यानी अपरिवर्तनीय होगा। आपका उत्तर विकल्प जो ठहरेगा वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों तत्पुरुष समास ठहरेगा। बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी। आप इसमें लुप्त पद तत्पुरुष करेंगे, और तत्पुरुष के चार भेद आते हैं। बैलों के द्वारा चलने वाली गाड़ी, यानी बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी, आप इसे बैलगाड़ी के रूप में सही करेंगे। बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी। निम्नलिखित में से एक तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है भाई। क्या नहीं है? तत्पुरुष समास का मुंह मांगा, मुंह से मांगा हुआ है। रसोई घर, रसोई के लिए घर होता तो रसोई के लिए घर है, लेकिन रसोई का घर भी कर दिया इसमें। ये वैसे तो कर्मधारय का है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कर्मधारय का है, लेकिन इसको फिर भी कर्मधारय नहीं है, तो आप इसमें क्या कह रहा है वो तत्पुरुष समास, तो इसको ले सकते हैं कि रसोई के लिए घर। अरे नहीं, के लिए तो उसी में आएगा, कर्मधारय में क्यों आएगा? रसोई के लिए घर तो संप्रदान तत्पुरुष में है, बिल्कुल है संप्रदान तत्पुरुष के लिए आएगा ना भाई, के लिए, तो के लिए तो तत्पुरुष में आता है, ये तो है। मुंह से मांगा हुआ से का प्रयोग किया जाता है। कामचोर, काम का जो चोर है वो कामचोर आएगा। कूड़ा कचरा इज आ राइट आंसर मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये जो कूड़ा, एक तो कूड़ा है और कचरा, दोनों अलग अलग हैं, या कूड़ा कचरा आदि। हम क्या कर सकते हैं इसमें, कूड़ा कचरा आदि, तो दोनों द्वंद्व हैं, दोनों द्वंद्व के रूप में आप इसे कूड़ा कचरा में कूड़ा कचरा आदि का विग्रह करेंगे कि गाड़ी कूड़ा कचरा आदि ले गई। तो कूड़ा कचरा में आप क्या करेंगे, बिल्कुल इसमें द्वंद्व समास करेंगे, द्वंद्व समास। इसमें द्वंद्व है, बाकी शेष तीनों में तत्पुरुष समास है। बाकी इसमें क्या है, द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया है। 21वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, रातों रात शब्द में समास है। देखिए, रातों रात शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, और जहां शब्द की पुनरावृत्ति आए, शब्द उपसर्ग मूलक हो, अपरिवर्तनीय हो, और विग्रह करने पर वही शब्द बार बार आए,
तो आप उसे रातों रात शब्द में रात के बाद रात, रात ही रात में, उसी रात, उसी रात, ये दोनों विकल्प सही हैं, ये गलत है। ये दिनों दिनों में तो सही रहता है, दिनों दिन, दिन दिन के बाद दिन, दिन दिन के बाद दिन, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, घर घर, घर के बाद घर, घर के बाद घर, द्वार द्वार, द्वार के बाद द्वार, द्वार के बाद द्वार, लेकिन रात ही रात में। चोर माल साफ कर ले गया, रात ही रात में, उसके बाद रात नहीं आएगी, एक ही रात में कार्य करेगा वो, रात ही रात में, या उसी रात, दोनों विग्रह होंगे। और विग्रह मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका होगा क्या? अव्ययी भाव समास इज अ राइट आंसर। अव्ययी भाव समास तत्पुरुष द्वंद्व या कर्मधारय होते नहीं है, रात ही रात में, या रात ही रात में, या उसी रात आप इस विग्रह को करेंगे। निम्न से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से सही है? देखिए, एक तो होता है कुतूहल, ये सही है। एक होता है कौतूहल, दोनों ही सही हैं। एक तो कौतूहल, अगर औ की मात्रा है तो तय को छोटा करेंगे, ह्रस्व करेंगे, इसको कुतूहल नहीं करेंगे आप, ये अशुद्ध हो जाएगा। या फिर इसको कुकी, ऊ की मात्रा छोटी है तो इसको दीर्घ करेंगे, कुतूहल। तो यहां क्या है? कोतूहल, कौतूहल और कौतूहल और कुतूहल, ये आपका सही क्या होगा इसमें? कौतूहल, बिल्कुल सही है। कौतूहल के रूप में आप इसे सही करेंगे कि कुतूहल क्यों मचा रखा है, शांति बनाइए। आपने इतनी बातें कर रखी है, इतना शोर मचा रखा है, उसके लिए कह देते ना कौतूहल, कौतूहल मचा रखा है। बहुत कौतूहल था, वहां तो गया था मैं, देख कर आया, तो लोगों में बहुत भीड़ भाड़ थी और बहुत बोलचाली की भाषा में वो क्या क्या बोल रहे थे, तो कुतूहल था। तो बच्चों में कुतूहल, क्लास में कुतूहल होता है, आप देखते हैं। निम्न से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। प्रिय विद्यार्थियों, ये शब्द एक प्रत्यय के रूप में सही हुआ है यदि किसी भी प्रत्यय में 7 प्रत्यय लगते हैं तो उसके प्रथम वर्ण में ए आ को आ कर देते हैं, ई ए को आई कर देते हैं, उ ओ को औ कर देते हैं, री को अर या आर में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये शब्द है अधिकार। शब्द क्या है? अधिकार। और अधिकार में एक प्रत्यय लगता है। जब अधिकार में एक प्रत्यय लगता है तो यह प्रथम वर्ण जो आपका दिखाई दे रहा है आपको, ए है, ए को आ कर देंगे, आ, धी का अरेक, शब्द क्या कर देंगे? आधिकारिक रूप से इसको पकड़ लिया गया है। अधिकार शब्द में एक प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बन जाता है आधिकारिक। आधिकारिक। उत्तर विकल्प क्या है आपका? बी इज अ राइट आंसर। आधिकारिक नहीं, आधिकारिक। बी इज अ राइट आंसर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बी को आप सही करेंगे आधिकारिक के रूप में। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है पूजनीय, तत्कालिक, प्रामाणिक और पैतृक। ओहो भाई, बहुत ही अच्छे से शब्दों के साथ किया है। देखो, इसका तो होता है पूजनीय, पूजनीय या पूज्य। पूज्य पिताजी आज जयपुर आ रहे हैं, या पूजनीय पिताजी आज जयपुर आ रहे हैं। तत्काल अभी अभी वही लगा है, शब्द बनेगा तात्कालिक।
तात्कालिक, पैतृक, 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 पितृधन इक के रूप में पैतृक बनेगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रमाण शब्द में इक लगा तो शब्द क्या बना? प्रामाणिक। प्रामाणिक शब्द बिल्कुल सही होगा, प्रमाण में इक लगेगा और शब्द बन जाएगा प्रामाणिक। पैतृक, तात्कालिक और ये नहीं होगा। इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची है सस्य श्यामलाम, मलयज शीतलाम, सस्य श्यामलाम, मलयज शीतलाम। आपने वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रगीत है उसमें सुना होगा। सस्य, कुलीन, कुलधन इन के रूप में कुलीन बनता है। कांतार जी, और आभार में ई लगाने पर आभारी, हम आपके ऋणी हैं, हम आभारी हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिना किसी विवाद के आप किसे करेंगे? कांतार को करेंगे। क्यों करेंगे कांतार को? क्योंकि विपिन भी इसी का है, जंगल भी इसी का है, वन भी इसी का है। अरण्य, वन, कांतार, विपिन, अटवी, कानन और अरण्य, कांतार। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सभी वन के, अरण्य के पर्यायवाची हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण, कई बार पूछे गए हैं। विपिन को पूछा गया है, अरण्य को पूछा गया, जंगल, वन, अटवी, कानन और अरण्य, कांतार, ये भी आपके इसी के अंतर्गत आते हैं। तो आप इसमें सी विकल्प को चुनेंगे। सी इज आवर राइट आंसर। अंक शब्द का अर्थ नहीं होता है गोद, चिन्ह, संख्या या अंग। अंक देखिए, संख्या के, गिनती के अंक, मैंने उसको गोद में भर लिया, अंक भर लिया। अंक शब्द में आप किसको नहीं करेंगे? यानी ये शब्द क्या है? अनेकार्थी शब्द है प्रिय विद्यार्थियों। और अनेकार्थी शब्द में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। शब्द के क्या होते हैं? एक अनेक अर्थ, अनेक। जी, 26 में डी, बिल्कुल डी, अंग आएगा इसमें, डी आएगा अंग। संख्या होता है, चिन्ह होता है, गोद होता है, और अंग नहीं होता है। अंग यानी अंक तो गोद को कहते हैं, उसने अंक में भर लिया, गोद में भर लिया। उसने चिन्ह, चिन्ह को लगा दिया। संख्या भी है, अंक 1 2 3 4 5, आप इसको भी अंग कहते हो। तो ये संख्या 1 2 3 4 5, ये संख्या है। अंक, चिन्ह, ये चिन्ह है। और गोद, आप गोद जानते हो, अंग शरीर के अंग, अंग प्रत्यंग। कंदर्प, पंचशर और पुष्प धनवा, यह निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं? कंदर्प, अगणित, अमित, छवि, नव, नील, नीरद, सुंदरम, पटपीठ, मानहु, तणित, रुचि, शुचि, नौम, जनक, सुतावरम। मैंने कहा रामचरितमानस आप अध्ययन किया करो। रामचरितमानस का जितना अध्ययन करेंगे आपके शब्द बहुत अच्छे से हो जाएंगे और आपकी हिंदी तो विशेष रूप से बहुत अच्छी हो जाएगी। तो कंदर्प, पंचशर, पुष्प धनवा, पुष्प का धनुष है जिनका, पंचशर, 5 सर हैं जिनके, पंचसर जो 5 बाण रखते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये पंचसर ही तो हैं जो आपके 5 बाण रखते हैं जी। और पंचसर के लिए आप एक ही व्यक्ति को ढूंढते हैं, और वो है कौन? जी हाँ, कामदेव। कामदेव हैं, कामदेव। गौरी सुत, गौरी सुत तो कौन है? गणेश जी हैं। कार्तिकेय हैं गौरी सुत। वंशीधर, वंशी को धारण करने वाले श्री कृष्ण हैं। वंशी किसने धारण? यक्षराज, एक कुबेर होते हैं। और आप सही उत्तर का चयन करेंगे यहाँ पंचशर में। कामदेव इज अ राइट आंसर। 3 बाणधारी कौन है? वो आपके खाटू नरेश हैं। 3 बाणधारी, लेकिन 5 बाणधारी इनके रतिपति भी हम कहते हैं इनको, रतिपति।
पुष्प धनवा, अनंग भी इनका एक पर्यायवाची है, अनंग, मीन केतु, मीन केतु, मकरध्वज, मकरध्वज, रतिनाथ, मदन, शिवारी, शिव के अरी हैं, शत्रु हैं ये, शिवारी भी इनको कहते हैं। हाँ जी, अनंग नहीं है, अंग जिनके, ये पुष्पधनवा, पंचसर, पंच सर, जो 5 बाण जिनके होते हैं उनको भी हम पंचसर कामदेव के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो आपका ये भी सही है। अगला देखिए आप, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है, ए संगत कौन सा है? अथ का इति, अवनति का पतन। अरे वाह, ये अभी अभी वीडियो में पूछा है, वीडियो एग्जाम में अभी अभी पूछा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अथ का इति, अथ श्री महाभारत कथा आप प्रयोग करते हैं, अथ श्री महाभारत कथा का, तो इनमें से कौन सा है जी? और यक्षराज कुबेर या धनद उसके लिए आता है। अवनति, उन्नति, बिल्कुल। अवनति का पतन नहीं होगा, अल्पज्ञ बहु, अनुकूल बहु, बिल्कुल जी। अवनति का उन्नति होगा प्रिय विद्यार्थियों, उन्नति। अथ का इति होता है, अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है, अनुकूल का प्रतिकूल होता है, लेकिन अवनति का पतन नहीं होता। पतन होता है गिरावट, उत्थान, पतन का उत्थान, लेकिन अवनति उन्नति का विलोम है। उन्नति और अवनति दोनों की अपने आप में, अवनति उन्नति उत्तधन्नति के रूप में आता है, और इसका होगा अवनति। ये आपका सही आएगा उन्नति और अवनति में। और ये अथ और इति अभी भी वीडियो परीक्षा में पूछा गया है। अथ यानी प्रारंभ होना, इति यानी समाप्त होना। तो अनुकूल जो हमारे अनुकूल है और प्रतिकूल जो हमारे प्रतिकूल है उसके लिए आता है। आविर्भाव का प्रिय विद्यार्थियों तिरोभाव, विरक्ति, जैसे संसार से विरक्ति हो गई, संसार में किसी प्रकार का कोई मोह नहीं, उसे विरक्ति कहते हैं। अंत यानी समाप्ति को। अधोगति, ऊपर लिखा हुआ अधोगति। आविर्भाव, आवि धन भाव, शब्द बनता है आविर्भाव। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विसर्ग संधि का उदाहरण है, जैसे आशी, आशी, आशी धनवाद, शब्द बनता है आशीर्वाद। तो यहां आविर्भाव का विलोम क्या होगा? तिरोभाव इज अ राइट आंसर। अनिवार्य का विलोम कौन सा होगा? अनिवार्य का, अनिवार्य होता है कंपलसरी, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? कंपलसरी। कंपलसरी जरूरी, अनिवार्य तो जरूरी है, लेकिन भाषा का अंतर है, वो अन्य भाषा के रूप में है, आप इसे अन्य भाषा के रूप में देख रहे हैं। वैकल्पक, वैकल्प विकल्प से बनता है प्रिय विद्यार्थियों, विकल्प। धन एक के रूप में क्या बनेगा? वैकल्पक। पसंद और गैर जरूरी, आप क्या करेंगे? वैकल्पक को सही करेंगे। विकल्प के साथ वैकल्पिक, यानी आप देखें ऐच्छिक विषय, एक तो अनिवार्य के रूप में, अनिवार्य हैं, जरूरी हैं, जो विषय जरूरी हैं वो आपके अनिवार्य हैं कि इन विषयों को आप लेंगे, ये अनिवार्य हैं। लेकिन जैसे ही आप विकल्प की बात करते हैं, चुनते हैं, तो आप क्या करते हैं इसमें? बी, यानी वैकल्पिक। निश्चित रूप से आपका रित का अनरित हो जाएगा, डी, बिल्कुल जी। आप क्या करेंगे? वैकल्पिक, इसका उत्तर सही करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, रित और ऋतु शब्द युग में क्या अर्थ भेद है? रित प्रिय विद्यार्थियों सत्य को कहते हैं, रित क्या है? सत्य। और ऋतु कहते हैं मौसम को, मौसम। तो रित यानी कठोर तो है ही नहीं, कठोर तो कुलिश
कुलिश होता है, कठोर, बहुत वज्र के समान, वज्र वज्र होता है कठोर। मौसम ऋतु है। मिथ्या, मिथ्या जो असत्य वचन होते हैं उनको मिथ्या कहते हैं। मौसम यानी ऋतु, असत्य अनृत होता है, अनृत यानी असत्य, अनृत कहते हैं असत्य को। और मौसम तो वही आपका मौसम चला आ रहा है, लेकिन सत्य के रूप में आप क्या चुनेंगे, सत्य के रूप में चुनेंगे आप ऋत और ऋतु को। ऋत सत्य और अनृत यानी असत्य के रूप में आएंगे। सकल और शकल, प्रिय विद्यार्थियों, सकल यानी समस्त, संपूर्ण, और शकल घरेलू उत्पाद। कला और कृति, संपूर्ण और अंश, सबल और निर्बल। आप इसमें सकल घरेलू उत्पाद ये देखते हैं आप। सकल यानी समस्त, समस्त, शकल यानी चमड़ा या अंश को कह देते हैं आप, और शक्ल, शक्ल यानी सूरत, चेहरा, सूरत। तीनों शब्द हैं, तीनों अपने आप में देख रहे हैं आप इन तीनों को युग्म शब्द के रूप में। कोई किसी शब्द को देखता है, कोई किसी शब्द को देखता है। या सकल तालव्य और मूर्धन्य के रूप में आपका सी आएगा, अर्थ और संपूर्ण। जी, अंश और संपूर्ण के रूप में आप इसका सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर करेंगे। संपूर्ण और अंश के रूप में आप इसे देखेंगे, सकल और शकल। केवल अंतर किसका है, दंती शय का और तालव्य शय का। यहां तालव्य शय है, लेकिन यहां शक्ल, आदमी की शक्ल कुछ कुछ भूत होनी चाहिए। ये भूत यानी शक्ल सूरत के लिए आता है, तो ये शक्ल सूरत आपकी कैसी है वो उसके लिए है। दिन और दीन शब्द युग्म का सही अर्थ है। दिन यानी दिवस, दिवस, और दीन यानी गरीब। दिन को दिवस कहेंगे और दीन यानी गरीब। दीनहीन सुना होगा आपने, दीनहीन लोग। दिवस दिन की बात थी, उस दिवस आपने ये किया था, उस दिवस में ये किया था, दिवस यानी दिन। और गरीब, गरीब दिवस यानी दिन, दीन दोनों को उल्टा किया। देखो युग्म शब्द की विशेषता यही है कि एक ऑप्शन में आपको वही ऑप्शन उल्टा मिलता है। दिन दिन, दिन दीन, यही है बस। और दिवस और दीन, सुबह गरीब, दोपहर गरीब। गरीब तो सब जगह है, गरीब चारों ऑप्शन में। दीन का मतलब जानते हैं, लेकिन दिन का मतलब दिवस है, और दिवस यानी दिन, और दीन यानी गरीब के लिए आएगा। श्वेत और स्वेद, अरे वाह। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, श्वेत और स्वेद, इनको दोनों को एक बार और मैं आपको लिख देता हूं। श्वेत और एक आता है स्वेद, दोनों ही युग्म शब्द हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसको श्वेत इस प्रकार से भी कर रहे हैं, श्वेत यानी कि जो तालव्य शय है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो इस प्रकार से भी लिखा जाता है और एक इस प्रकार से भी लिखा जाता है। हिंदी, मानक हिंदी दोनों को सही मानती है। यहां आपने श्वेत लिखा, यहां श्वेत। ये श्वेत तो होता है सफेद, श्वेत रंग का, सफेद, वह सफेद था। और स्वेद यानी पसीना, उसने पसीना बहाया। स्वेद, स्वच्छ और पसीना, सफेद और मनमाना, सफेद और पसीना, निजी और सफेद। तो उत्तर क्या आएगा, सफेद और पसीना। स्वेद कहते हैं जू को, जू, जू होती है ना जो जू, वो स्वेदज कहलाती है, ध्यान रखना। स्वेदज यानी कि जू है वो स्वेद, पसीने से जन्म लेती है। जू किससे लेती है, पसीने से जन्म, तो उसको स्वेदज भी कह देते हैं, स्वेदज। तो यहां वो स्वेद पसीना लगा है, ना कि श्वेतज। श्वेत तो सफेद होता है। दिए गए शब्द युग्म का सही युग्म चुनिए, ज्ञात कीजिए। मनुज और मनोज। मनोज कामदेव है, मनुज यानी मनुष्य है। प्रिय विद्यार्थियों, आनंद, रत्न, बादल, यज्ञ, जड़, मस्त नहीं होगा। उत्तर क्या आएगा, जब
क्रोध मनुज पर छाता है, जब क्रोध मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो सबसे पहले विवेक मरता है जब क्रोध में मनुष्य होता है, तो उसका विवेक यानी उसकी बुद्धि, उसका अच्छा बुरा सोचने का तो तरीका है वो मर जाता है। तो क्रोध मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो मनुज यानी मनुष्य, और मनोज मनह धन जय के रूप में बनता है ये। मनह धन जय यानी इस मनह का ओ हो जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा, मनोज। मन में जन्म लेने वाला, जय का मतलब जन्म, जो मन में जन्म लेता है वो होता है मनोज। मनसिज भी इसको कहते हैं आप, मनोज को क्या कह देते हैं, मनसिज, जो मन में सृजित होता है। अनंग जिसके अंग नहीं है। रतिपति रति के पति हैं जो, रतिनाथ रति के नाथ हैं जो, ये सब किसके पर्यायवाची हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मनोज के पर्यायवाची हैं। अनंग मनसिज पुष्प धनवा भी इसे कह देते हैं, पुष्प धनवा, मनमथ, मनमथ, पंचशर, पंचसर, मीन केतु, मीन केतु, मीन कहते हैं मछली को, केतु कहते हैं ध्वजा को। शब्द आएगा आपका मनुज यानी मनुष्य और कामदेव। निम्नलिखित में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए युग्म शब्द में अर्थ का सबसे अच्छा विकल्प है। व्रण और वर्ण, व्रण और वर्ण, वर्ण यानी रंग, व्रण यानी घाव। प्रिय विद्यार्थियों, व्रण और वर्ण केवल रे और रे के पूर्ण और अशुद्ध हलंत होने के अंतर में है। व्रण और वर्ण दोनों में केवल अंतर क्या है कि एक को तो वर्ण किया गया है और एक को वर्ण किया गया है। तो निम्न में से कौन सा विकल्प चुनेंगे, घाव और रंग, रंग और घाव, घाव और पत्ता, व्रत और रंग। जी क्या करेंगे फटाफट से बताओ। देखिए, व्रत और रंग, व्रत और वाण, घाव और पत्ता, घाव और रंग, किन में से क्या करेंगे, घाव और रंग। ये व्रण है ना, व्रण यानी घाव के लिए आता है प्रिय विद्यार्थी, घाव, और वर्ण आता है रंग के लिए, कि आप कौन से वर्ण से हो, कौन सी जाति से हो। हमारे पैर में व्रण हो गया है, यानी किसी किसी घाव के होने से व्रण होता है, और वर्ण हम रंग को कह देते हैं। किसको कह देते हैं, रंग को। तो व्रण और वर्ण आप घाव और रंग के रूप में इसे देख लेते हैं। घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। अनेक क्षेत्रों का अनुभव, जीवन में स्थिरता का अभाव, दर का भटकना, परोपकार के लिए यहाँ वहाँ घूमना। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, परोपकार से बढ़कर दुनिया में कोई पुण्य नहीं है। परोपकाराय पापाय पुण्याय परपीडनम। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये पर धन उपकार के रूप में परोपकार के लिए यहाँ वहाँ घूमना थोड़ी होता है। यहाँ तो क्या करे, घाट घाट का पानी पीना, घाट घाट बने हुए हैं, प्रत्येक घाट का पानी पीना यानी अनुभव लेना। तो जीवन में स्थिरता का अभाव, स्थिरता तो है नहीं, घूमना थोड़ी, घूमता तो है लेकिन अनुभव लेता है। और दर दर भटकना, दर का भटकना नहीं होता है, अनेक क्षेत्रों का अनुभव। इसमें सटीक जो आंसर आएगा आपका घाट घाट का पानी पीना, अनेक क्षेत्रों का अनुभव लेना, ये इसमें ए विकल्प के साथ इसे चुन लीजिए आप, और सही होगा आपका ए विकल्प, घाट घाट का पानी पीना, अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना। जमात में करामात का अर्थ है भीड़ में रहने वाले लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ी करते हैं। भीड़ में लोग बहुत अच्छे होते हैं, भीड़ में रहकर ही अच्छा काम किया जा सकता है, और इनमें से कोई नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, जोरदार प्रश्न के साथ जोरदार विकल्प आपके दिए गए हैं, फटाफट से चयन करिए कि कौन से विकल्प को आप इनमें से चुनेंगे। जी हाँ,
जमात में करामात का अर्थ कुछ ना कुछ गड़बड़ी करते हैं। यानी जमात में करामात, भीड़ में रहने वाले लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ी, करामात यानी गड़बड़ी करते हैं। भीड़ में लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे का मतलब ही क्या है भीड़ का, और भीड़ में रहकर ही अच्छा काम हो सकता है? जी नहीं। उत्तर क्या आएगा आपका? जी, भीड़ में रहने वाले लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर करते हैं। यानी जमात, भीड़, बड़ी जमात लगी हुई थी वहां लोगों का, तांता लगा हुआ था, भीड़ थी। यानी उस जमात में क्या किया है? करामात, कोई गड़बड़ी कर दी है। तो जमात में क्या होती है? करामात होती है। तो आप इसे जमात में करामात कह सकते हैं। आइए था अगला प्रश्न देखिए। बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए? लोकोक्ति का सही अर्थ है कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। कर्म और फल का कोई संबंध नहीं है। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। आप इसमें कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए? कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता। देखिए, कर्म को साक्षी माना है इन सभी लोकोक्तियों में कि कर्म क्या है, आप कर्म क्या कर रहे हैं। तो बी, बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से हुए? जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। यानी कर्म के अनुसार ही फल मिलेगा, लेकिन फल नहीं मिलता। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। कर्म और फल का कोई संबंध नहीं होता। और कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उत्तर क्या आएगा आपका? डी इज अ राइट आंसर। जैसा कर्म करोगे वैसा। बोए पेड़ बबूल के आम कहां से होए? तुमने कर्म जिंदगी भर बुरे किए, पापात्माओं की तरह कर्म किए, और फिर उसके बाद आप इच्छा करते हो कि मुझे आम प्राप्त हो जाए। वो बबूल के पेड़ों की जगह आम प्राप्त नहीं हो सकता। तो वो ये पेड़ बबूल के आम कहां से होए? आप इसमें से मुंह की खाना। भाई, मुंह की खाना ये मुहावरा है। खाना, आना, याना, ये जो शब्द लगते हैं वो कहीं ना कहीं मुहावरों में लगते हैं, लोकोक्तियों में नहीं लगते। ध्यान रखना, मुंह की खाना का सही अर्थ है, मुंह की खाना मुहावरे का जब जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया है तब तब उसने मुंह की खानी पड़ी है। हार जाना, भाग जाना, गिर जाना। उत्तर क्या आएगा भाई? बिल्कुल ए, हार जाना। जी, मुंह की खाना यानी कि हार मान जाना। आपने जब जब पाकिस्तान ने 3 मिनट शेष, अच्छा जी, बिल्कुल। मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ है हार जाना, यानी भोजन खा लेना, भाग जाना, गिर पड़ना। आप उत्तर क्या करेंगे? हार जाना। बिल्कुल, जब जब पाकिस्तान ने भारत के साथ युद्ध किया है तो वो तब तब वो मुंह की खाया है। तो कलई खुलना मुहावरे का अर्थ है भेद प्रकट होना, रंग उतर जाना, चमक गायब हो जाना, और सच्चाई का पता लगना। निम्न में से कली खुलना, भाई उसकी तो क्या खुल गई? उसकी तो कलई खुल गई है। कौन कौन ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने इसका प्रयोग किया है? भाई, कलई खुलगा खुलना किसका प्रयोग किया गया है? जी हाँ, कलई खुलना, भेद खुलना, भेद प्रकट होना। जी बिल्कुल, भेद प्रकट करना, भेद प्रकट होना। आपकी कलई खुल गई। रंग उतर जाना, रंग उतर जाना भी हो जाए, चमक गायब हो जाना, या सच्चाई का पता लग जाना। यानी कलई खुलना, भेद था कोई आपका, गुप्त गुप्त रहस्य था, उस गुप्त रहस्य के बारे में पता चला तो आपकी कलई खुल गई। अगला प्रश्न देखिए फटाफट से। निम्नलिखित में से प्रश्न में से दिए गए विकल्प का चयन करिए। उनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों के अर्थ को स्पष्ट सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। 99 के फेर में पड़ना, धन कमाने में लगा रहना, मूर्खता के कार्य कर बैठना, परिवार झंझटों से फंसे रहना, चक्कर में आ जाना। 99 के फेर में पड़ना क्या आएगा भाई? फटाफट से तो दीजिए। धन कमाने में लगा रहना, यानी कि 99 के फेर में पड़ना, धन कमाने में लगा रहना। यानी आदमी जब 99 के फेर में पड़ जाता है तो वो दिन रात धन कमाने के चक्कर में ये घट गया, ये बढ़ गया, वो धन कमा लिया। तो आप उत्तर क्या करेंगे? धन कमाने में लगा रहना। मूर्खता के कार्य तो कर ही नहीं सकता, और परिवार झंझटों से फंस जाना ये भी नहीं हो सकता, चक्कर में आना ये भी नहीं हो सकता। तो आपका उत्तर क्या आएगा? ए, यानी कि धन कमाने के चक्कर में रहना। अपनी करनी पार उतरनी, लोकोक्ति का अर्थ है अपने अच्छे कर्मों से ही व्यक्ति का कल्याण होता है, बुरे कर्मों का फल बुरा होता है।
और अपना कर्म अपना होता है, अपना कर्म अपना होता है, अपनी करनी पार उतरनी। निम्न में से कौन सा विकल्प आपका सही है? अपनी करनी पार उतरनी। अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। अपने अच्छे कर्मों का, बुरे कर्म, अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना पड़ता है। अपने अच्छे कर्म ही व्यक्ति का कल्याण होता है, यानी कि अपनी करनी पार उतरनी। बुरे कर्मों का फल बुरा होता है, अपना कर्म अपना ही होता है, इनमें से कोई नहीं। अपनी करनी पार, अपने अच्छे कर्म ही व्यक्ति का कल्याण करते हैं, तो आप इसमें ए विकल्प को चुन सकते हैं। कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ है कोयले का व्यापार करना, बुरे काम से बुराई मिलना, झूठा बोलना, व्यापार में घाटा होना। भाई कोयले का काम करोगे, कोयले की दलाली में हाथ काले मुंह काला होता है, सब कुछ हो जाते हैं, तो बुरा काम कर रहे हो, कोयला मतलब काला काम कर रहे हो, और काला काम कर रहे हो तो कोयले का व्यापार काला नहीं होता, कोयले का व्यापार नहीं है कालिख पोतना। वो कालिख जो मुंह पे पुतती है वो बुरे काम से पुतती है, तो बुरे काम का अर्थ तो बुरे काम में से बुराई का मिलना, झूठ बोलना व्यापार नहीं होता है। उत्तर आपका निम्नलिखित में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है, यानी छछूंदर के सिर में चमेली का तेल सबसे प्रिय है। अयोग्य व्यक्ति के पास अच्छी वस्तु का होना, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। भाई छछूंदर तो है आदमी, और उसके सिर में भी क्या चमेली का तेल लगा दिया, तो चमेली का तेल हाँ सुगंधित होता है और खुशबूदार होता है, तो छछूंदर के तेल सिर में लगाने का क्या मतलब है? लाभ में लाभ होना, आशान्वित होना। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका सही अर्थ होगा अयोग्य व्यक्ति के पास अच्छी वस्तु का होना। छछूंदर अयोग्य व्यक्ति के रूप में आप इसे हाँ बी विकल्प में सही करेंगे। इनमें से कौन सा व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजनों का सही क्रम क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? ये, रे, ले और वे ऊष्म व्यंजन है आपके, ये अंतस्थ हैं, तो आपके अंतस्थ, अंतस्थ और ऊष्म दोनों में अंतर स्पष्ट करना आपका से और से है। ये ऊष्म ये है, यरलवे यह है। उत्तर क्या आएगा आपका? ए विकल्प से। ये वे रेले, इसका एक सूत्र भी आपको बता देता हूं, यार लव हो गया, ये यार लव, इसको ध्यान रखना, यार लव हो गया। अंतस्थ यानी हृदय से आवाज आएगी। नेक्स्ट देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? स्वर वर्ण आपके निश्चित रूप से 11 होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है, मोटा सा आदमी आया, आपकी चरित्र अच्छी है, तुम्हारी जेब खाली है और उसकी कलम खो गई है। आय भाई फटाफट बताइए, निम्न में से कौन से विकल्प को सही करेंगे? जी हाँ, आप मोटा सा आदमी आया, उसकी कलम अच्छी है, कौन से विकल्प को आप सही करेंगे? 48वें में बी। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? देखिए अशुद्ध की बात कर रहा है, शुद्ध तो ये मोटा सा आदमी आया शुद्ध है, आपकी चरित्र, आपका चरित्र, आपका चरित्र अच्छा है, ये होगा। तुम्हारी जेब खाली है, बिल्कुल सही है। तो उसकी कलम खो गई, बिल्कुल सही है। तो आपका विकल्प क्या आएगा? जी ये आएगा, आपकी चरित्र अच्छी है, आपका चरित्र अच्छा है, इस प्रकार से आप इसको शुद्ध करेंगे। और वह महिला बहुत विद्वान है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? वह महिला बहुत विद्वान है। महिला प्रिय विद्यार्थियों कभी भी विद्वान थोड़ी हो सकती है, विद्वान तो पुरुष होता है और पुरुष प्रधान होता है, तो लिंग वचन कारक या संज्ञा, तो ये लिंग संबंधी अशुद्धि है, विद्वान नहीं, विदुषी होगी। वह महिला विदुषी है, कैसी है? विदुषी है। और तो महादेवी वर्मा विदुषी हैं, हमारी शिवानी मैम विदुषी हैं, तो विदुषी के लिए आप क्या करते हैं? लिंग संबंधी अशुद्धि को देखते हैं, वह महिला विद्वान है। वचन की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है, प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा, हर एक कुआं मीठे जल का नहीं होता, उनकी सज्जनता पर मुग्ध हूं, उनकी सज्जनता पर मुग्ध हूं, उसका प्राण निकल गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कभी भी प्राण, आंसू या ये आप देखते हैं इन शब्दों को कभी भी ये एक वचन में नहीं होते, ये हमेशा बहुवचन में होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा, कहता ही है, हर एक कुआं मीठे जल का नहीं होता और उनकी सज्जनता
पर मुग्ध हूं, उनकी सज्जनता पर क्या हूं, मैं मुग्ध हूं। और उसका प्राण निकल गया। यहां पर आप इस शब्द को देखेंगे, वचन की दृष्टि से अशुद्ध है। उसके प्राण निकल गए, उसके प्राण निकल गए। प्रिय विद्यार्थियों, वचन में प्राण, आंसू, हस्ताक्षर इत्यादि बहुवचन, दर्शन इत्यादि सभी बहुवचन में हैं, बहुवचन में होते हैं। चाहे आप प्राणों की बात करें, मेरे प्राण पखेरु उड़ गए, अभी अधिकारी के हस्ताक्षर होने बाकी हैं, मेरी आंख से आंसू निकल गए, मेरी आंखों से आंसू निकल गए, तो ये सभी बहुवचन होते हैं। तो आप क्या करेंगे, अशुद्ध वाक्य करेंगे, उसका प्राण निकल गया, उसके प्राण निकल गए। प्रिय विद्यार्थियों, आशा करते हैं आपको ये जोरदार तरीके से आपने यहाँ इस प्रश्नोत्तरी को देखा, इन प्रश्नों को देखा जो आपके हूबहू परीक्षा पैटर्न पर आधारित हैं। प्रत्येक टॉपिक को यहाँ समाहित किया गया है और आपसे उन प्रश्नों के बारे में देखा है कि जो परीक्षा में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक एक विकल्प के साथ आपने उसका उत्तर दिया है। और आगे भी हम ऐसे ही प्रश्नों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। वीआईपीएम में प्रेम शर्मा के साथ, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, वीआईपीएम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार स्वागत है। जैसा कि हम लगातार हाई कोर्ट के 4th ग्रेड का जो पेपर है, उसके पेपर के सॉल्यूशन को लेकर हम लगातार एक सीरीज चला रहे हैं, जिससे आपका पेपर का सॉल्यूशन मिलता रहे, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर बन सके और आप अच्छे से अपने पेपर को दे सको। उसी सीरीज के अंदर 5th नंबर का पेपर है। आज मैं उसका सॉल्यूशन आपके साथ लेकर के आई हूँ। देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको आगामी एग्जाम में या पीछे वाले एग्जाम्स में देखने को जरूर मिले होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चंस और देखते हैं पहला क्वेश्चंस क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा, भ्रमर या भ्रमर माता का मंदिर कहाँ स्थित है। राजस्थान में मंदिर मेलों को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मंदिर से और मेलों से आपको ज्यादातर चीजें याद करके जानी है। तो भ्रमर माता का मंदिर कहाँ स्थित है, आभानेरी, दौसा, जगत उदयपुर, सलूम्बर उदयपुर या छोटी सादड़ी। तो भ्रमर माता के रूप में मंदिर कहाँ स्थित होगा, तो ध्यान रखिएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ के अंदर भ्रमर माता का मंदिर स्थित है। पहला क्वेश्चन मंदिर से रिलेटेड ध्यान रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन, काठ का रैन बसेरा। काठ का रैन बसेरे के नाम से एक महल को जाना जाता है, वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है। काठ का रैन बसेरा लकड़ी की काष्ठ से बना हुआ एक महल है और वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर या झालावाड़। तो आपको हमेशा याद रखना है, महल से कोई ना कोई क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। जैसे बादल महल पूछ लिया, कटारगढ़ महल के बारे में उसने पूछ लिया। इस तरह के हर एक पेपर के अंदर कोई ना कोई महल आता है। तो काठ का रैन बसेरा काफी एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये किस जिले में, झालावाड़ जिले के अंदर स्थित एक महल है और लकड़ी से निर्मित महल है, इसलिए इसको काठ का रैन बसेरा के रूप में भी जाना जाता है। थर्ड क्वेश्चन, गोगा जी, आपको पता ही है आपके 5 जो मुख्य रूप से लोक देवताओं के रूप में जाने जाते हैं, उसमें से गोगा जी भी हैं। तो इसमें पूछा गया, गोगा जी के अलावा लोक देवताओं को सांपों के देवता के रूप में ज्यादातर आपको पता ही है राजस्थान के अंदर क्या है, कि राजस्थान के अंदर ज्यादातर आप या तो आप उनको सांपों के देवता के रूप में और ज्यादातरों को गो देवता के रूप में, यानी कि गो की रक्षा करने के लिए, गाय की रक्षा करने के लिए इन सब ने अपने प्राणों का त्याग किया जाता है। राजस्थान लोक देवता और लोक संतों की धर्मस्थली, कर्मस्थली के रूप में जानी जाती है। तो गोगा जी के अलावा कौन से लोक देवता सांपों के देवता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि गोगा जी को तो आपको पता ही है, नाम ही पड़ गया गोगा जी, ठीक है। और गोगा रखड़ी के रूप में और इनका मंदिर को भी विशेष रूप से जाना जाता है। गजनवी के द्वारा भी इनके द्वारा लड़ाई की गई थी। तो इसके अलावा कौन कौन से, रामदेवजा जी। तो रामदेवजा जी को आपको पता ही है कि उस तरह के लोक देवता माने जाते हैं जिनको कहीं ना कहीं सभी धर्मों के, सभी जाति के, वर्ग के लोग इनको कहीं ना कहीं मानते हैं, इसलिए इनको रामसा पीर भी कहा जाता है। विशेष एक इनके पता ही है आपको, विशेष जाति के इनके अनुयायी हैं जिनको बेकवाल जाति के, जिनको रीक्षा के नाम से भी जाना जाता है। इनका ध्वज भी नेजा के नाम से
जाना जाता है। तो रामदेव जी प्रमुख लोक देवताओं के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन कहीं पर भी आपको सांपों से रिलेटेड इनकी जानकारी नहीं मिलती है। तेजा जी, मल्लीनाथ जी और पाबू जी, ये मुख्य सारे के सारे लोक देवता है। इसमें से पूछा गया सांपों के देवता के रूप में एक तो गोगा जी को जाना जाता है और दूसरा ध्यान रखिएगा तेजा जी को। हाँ, तेजा जी की मृत्यु ये आपको पता ही है, सांप के काटने से हुई थी। अजमेर सुरसुरा के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये ध्यान रखिएगा, तेजा जी राजस्थान के बहुत महत्वपूर्ण लोक देवता में, जाटों के लोक देवता के रूप में और भी जाना जाता है इनको, जाटों के लोक देवता के रूप में और सांपों के देवता के रूप में भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? थार का मतलब मरुस्थल की लोक देवी के रूप में जाना जाता है, मरुस्थल। अब मरुस्थल आपको पता ही है कि राजस्थान के 5 जिलों के अंदर मरुस्थल का विस्तार आप मुख्य रूप से देखते हो जो बॉर्डर पर है। तो आप देखिएगा जीण माता सीकर, तो थार से कोई लेना देना नहीं है। चामुंडा, जोधपुर और बाड़मेर, इसको याद रखिएगा। ज्वाला माता, जोबनेर और तनोट माता, ये जैसलमेर। और यही थार की वैष्णो देवी के रूप में तनोट माता को जाना जाता है। इन्हें थार की वैष्णो देवी, रुमालों की देवी, क्योंकि काफी ज्यादा रुमाल बांधे जाते हैं, और साथ साथ में सैनिकों की देवी के रूप में भी इनको जाना जाता है। हाँ, सैनिकों की देवी के रूप में भी इनको जाना जाता है। पश्चिमी राजस्थान के अंदर है। भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसिद्धि, लोक प्रसिद्धि के रूप में इनको और लोगों को जानने का मौका मिलता है। कहते हैं इन्हीं के प्रभाव से उस क्षेत्र में जो भी बम फेंके गए वो आज तक फूटे नहीं है, ऐसा माना जाता है। तो माता का प्रभाव है, और किसका? तनोट माता का प्रभाव है। तो तनोट को थार की वैष्णो देवी के रूप में जाना जाता है। करणी माता, एक तरफ माता है और दूसरी तरफ उनकी जाति है, आपको ध्यान रखना। करणी माता सोचने की जरूरत ही नहीं है, चारण जाति की कुलदेवी के रूप में जानी जाती है। सकराय माता झुंझुनू, अब चारण जाति के रूप में ध्यान रखिएगा, देशनोक जयपुर के अंदर। दूसरी है सकराय माता खंडेलों की उदयपुर वाटी के रूप में, उदयपुर वाटी, इसको ध्यान रखिएगा। आई माता सिरवी राजपूत, और आपको बिलाड़ा में इनका मंदिर देखने को मिलेगा। और नारायणी माता नाई जाति की, राजगढ़ अलवर, ये आपको याद रखने हैं। तो पहले का आंसर 4, दूसरे का 3, 4 3 2 1, 4 3 2 1। तो सी इसका आंसर क्या होगा? सही इसका आंसर होगा। एक तरफ कुल देवियां और दूसरी तरफ उनकी जाति के बारे में पूछा गया है। बिना ईसर की गंवर, ईसर शिव का प्रतीक माने जाते हैं। तो बिना ईसर की गंवर गोरी कहां पूजी जाती है? यानी कि ऐसी तरह की पूजा जहां पर ईश्वर की पूजा नहीं होती है। तो बिना ईश्वर की पूजा कहां की जाती है? बिना शिव की। ईश्वर किसका रूप माने जाते हैं? शिव भगवान का रूप माने जाते हैं। तो चूरू, उदयपुर, जैसलमेर और जोधपुर। तो ध्यान रखिएगा, बिना ईश्वर की गंवर की पूजा कहां पर होती है? जैसलमेर क्षेत्र के अंदर बिना ईश्वर की गंवर की पूजा होती है। ईश्वर का मतलब शिव, बिना शिव के गौरी को पूजा जाता है। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहरा जाता है? लहरिया आपको पता ही है, लहरिया जो है आपको भी पता है, महिलाओं के द्वारा पहना गया एक वस्त्र है, और जो काफी खुशी के माहौल में और काफी महत्वपूर्ण त्योहार पर राजस्थान के अंदर पहरा जाता है। तो कजली तीज, श्रावणी तीज, आखा तीज या रामनवमी। तो ध्यान रखिएगा, लहरिया जो मुख्य रूप से, वैसे तो सब जगह ही पहरा जाता है, लेकिन मुख्य रूप से स्त्रियों के द्वारा कब किया जाता है? श्रावण तीज में। किसमें? श्रावण तीज, जो सावन का महीना चल रहा है, श्रावण शुक्ल तीज को। किसको? श्रावण शुक्ल तीज को, या इसी को हरियाणवी तीज भी कह जाते हैं। हरियाली तीज भी इसको कहा जाता है। उस अवसर पर महिलाओं के द्वारा लहरिया मुख्य रूप से पहरा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। किस मेले में शहरियों का महातीर्थ कुंभ कहा जाता है? किस मेले को सहरिया जनजाति का महातीर्थ कहा जाता है? अगर आपको सहरिया जनजाति का ही पता हो कि सहरिया जनजाति कहां पर, तो आपको पता होगा सहरिया जनजाति 12 जिले में रहती है। तो उससे ही आपको आंसर मिल जाएगा, बेणेश्वर, सीताबाड़ी, सालासर और कपिलधारा। तो आपको ध्यान रखना है, किस मेले को सहरिया जनजाति का महातीर्थ कहा जाता है? तो सहरिया जनजाति मुख्य रूप से कहां पर? 12 के अंदर। तो सीताबाड़ी जो मेला है, जिसे हाड़ौती का कुंभ कहा जाता है,
यह हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा मेला, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, एक तरफ सूची दे रखी है और दूसरी तरफ स्थान दे रखे हैं वापस कि आपको मिलान करना है कौन सी सूची कौन से। तो बेणेश्वर डूंगरपुर के अंदर आप सभी को पता है, केला देवी करौली के अंदर मनाया जाता है, जीण माता आपको पता ही है, सीकर के अंदर इनका मंदिर, और डिग्गी कल्याण जी टोंक धुवन तो आपको पता ही होगा। डूंगरपुर माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर व आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। तो पहले का आंसर तीसरा, एक में ही है, तो ये इसका आंसर क्या होगा, सही होगा। मेवाड़ में दीपावली के 15 दिन पहले और अक्सर लड़के लड़कियां घर घर जाकर के गीत गाते हैं, लड़कियों द्वारा गाए जाने वाले गीत को कहा जाता है। मेवाड़ के क्षेत्र में दिवाली के बाद लड़के और लड़कियां लोगों के घरों में जाते हैं, गीत गाते हैं और बदले में उनसे कुछ पैसे लेते हैं। तो उस तरह के जब वो गाते हैं, कौन से गीत गाते हैं वो, तो ध्यान रखिएगा, हरनी, राती जागरण, घड़लियो, लेवाड़ी। तो ध्यान रखिएगा कि इस 15 दिन के अवसर पर लड़के और लड़कियों के द्वारा जो गीत गाए जाते हैं, जिससे वो उन घरों से क्या लेते हैं, पैसे भी लेते हैं। तो ये गीत मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा घड़लियो और लेवाड़ी दोनों कहलाते हैं। लेकिन इसके अंदर जो पूछा गया है वो पूछा गया है लड़कियों द्वारा, स्पेशल ध्यान रखिएगा, लड़कियों के द्वारा जो गीत गाए जाते हैं वो घड़लियो, और लड़कों के द्वारा जो गीत गाए जाते हैं वो लेवाड़ी के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, क्योंकि इसमें लड़कियों का पूछा, स्पेशल ध्यान रखिएगा। इंडोनी लोकगीत कब पाया जाता है, इंडोनी आपको पता ही है क्या होता है, सर के ऊपर जब महिलाएं घड़े को रखती हैं तो एक घड़े के नीचे एक कपड़ा सा लगाती हैं गोल गोल, जिससे वो मटकी उनकी ऊपर स्थिर रहे, गिरे ना, उसको इंडोनी कहा जाता है। तो इंडोनी लोकगीत कैसे, तो पति की मृत्यु, तो मैंने कहा जब आपने बात ही करी विवाह के समारोह का मतलब ही नहीं है। महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लाते समय मैंने कहा इंडोनी रखी सर के ऊपर जाती है घड़े के स्थिर रखने के लिए, तो सिंपल सी बात है, इंडोनी गीत महिलाओं के द्वारा कुएं से पानी लाने के लिए, इसको ध्यान रखिए। तो आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट, कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य आपको पता ही है, शेखावटी क्षेत्र के अंदर मुख्य रूप से देखने को मिलता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो मुख्य रूप से शेखावटी क्षेत्र के अंदर, नवरात्रे में नहीं, तीज पर नहीं, होली पर नहीं, ध्यान रखिएगा। कच्ची घोड़ी एक व्यवसायिक नृत्य है, ध्यान रखिएगा, कैसा, व्यवसायिक नृत्य है। और जब व्यवसायिक नृत्य होता है तो किसी मुख्य उस पे उद्देश्य पर किया जाता है, तो विवाह के अवसर पर किया जाता है, ध्यान रखिएगा, कहां पर, शेखावटी में, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, कौन सा नृत्य बैठी हुई मुद्रा में किया जाता है, कौन सा नृत्य बैठ करके किया जाता है, भवाई नृत्य, तेरा ताली नृत्य, बमरसिया नृत्य, नवरी नृत्य। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने पूछा है नृत्य बैठी हुई मुद्रा में किया जाता, तो बैठी हुई मुद्रा में भवाई के अंदर तो घड़े, सर के ऊपर घड़े रख करके पैरों के नीचे कुछ रख के उस तरह का नृत्य है, तो ये हो नहीं सकता। बमरसिया एक तरह का फसलों के काटने के अवसर पर महिला और पुरुष के द्वारा भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है। तो एकमात्र नृत्य तेरा ताली नृत्य, ध्यान रखिएगा, जिसमें बैठ करके नृत्य किया जाता है और पैरों में मंजीरे बांधे जाते हैं, पैरों पर 13 मंजीरे, हाथे और पैरों पर, ध्यान रखिएगा, हाथ और पैरों पर बांध करके नृत्य किया जाता है, इसलिए तेरा ताली नृत्य बाबा रामदेव जी के मेले के अवसर पर बहुत किया जाता है। ये बाबा रामदेव जी के मेले के अवसर पर बहुत ज्यादा किया जाता है, ध्यान रखिएगा। हालरो पहना जाता है, तो हालरो कहां पहना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। हालरो एक प्रकार का आभूषण है जो महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। तो पहली बात तो महिलाओं के द्वारा पहना जाता है, तो ये दोनों कट गए। अब महिलाओं के द्वारा ललाट पर या महिलाओं के द्वारा गले पर, तो ध्यान रखिएगा, ये महिलाओं के द्वारा गले पर पहना जाता है। चंपाकली भी इसमें पहना जाता है, इसको भी आपको याद रखना है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, कई बार होता है। इसमें ठुस्सी भी इसमें पहना जाता है, ठुस्सी भी इसको आपको याद रखना है, एग्जाम्स में इस तरह का कुछ भी पूछा जा सकता है। बजटी भी पहना जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हर एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछा जाता है। लेटेस्ट में एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक और है जिसका नाम है आड़ भी महिलाओं के द्वारा गले में पहना जाता है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही और विजयशाही इत्यादि राजस्थान में किस प्रकार के परिधान है। परिधानों से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में एक पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो किस तरह के हैं, अंगरखी के, धोती के, दुपट्टे के या पगड़ी के। तो ध्यान रखिएगा, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही या विजयशाही मेवाड़ क्षेत्र में आपको परिधान देखने को मिलेंगे, और किसके, पगड़ी के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। अलग अलग तरह की पगड़ियां पहनी जाती हैं, उसमें से पगड़ियों के प्रकार के रूप में जाने जाते हैं, और मूल रूप से मेवाड़ क्षेत्र में, किसमें,
मेवाड़ क्षेत्र में, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पुस्तक और उसके लेखों के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? एक तरफ पुस्तकें दे रखी है और दूसरी तरफ उनके राइटर्स दे रखे हैं और आपसे पूछा गया कि कौन सा इसमें सही नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। हरिकेली, विग्रहराज, गोरा बादल की चौराई, हेमरत्न सूरी, रसिक प्रिया, महाराणा कुंभा और आनंद विलास हरिभूषण। तो इसमें पूछा गया कौन सा युग्म सही नहीं है, सुमेलित नहीं है, तो ध्यान रखिएगा हरिकेली सही है, विग्रहराज के द्वारा लिखा गया, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा, ये भी सही है। गोरा और बादल की चौराई, ये हेमरत्न सूरी, ये भी सही है। रसिक प्रिया, महाराणा प्रताप के द्वारा हरिभूषण, आनंद विलास के द्वारा हरिभूषण नहीं लिखा गया, तो ये डी आंसर इसका क्या है, गलत होगा, इसको ध्यान रखिए, गलत ही आपको बताना था। नेक्स्ट, राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र रूप से भाषण करने वाले, तो एक ध्यान रखिएगा, एक पुस्तक लिखी गई थी, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया, एक पुस्तक लिखी गई थी जॉर्ज गिरियसन के द्वारा, जिसमें 5 भागों में बांटा था राजस्थानी की बोलियों को, ध्यान रखिएगा, 5 भागों में बांटा था, जिसमें पश्चिमी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की, उत्तरी पूर्वी की, मध्य दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी, 5 प्रकार के भागों में बांटा था। तो जॉर्ज गिरियसन वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थान का वैज्ञानिक भाषा का वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत उनको सबसे पहली बार उन्होंने किया था। बीकानेरी, बागड़ी, शेखावटी, मेवाड़ी, खेराड़ी, गोरवाड़ी, नागौड़ी, देवड़ावाटी उपबोलियां किसकी आपको पता ही है। बीकानेर किस में आता है, शेखावटी, मेवाड़ी, खेराड़ी, मूल रूप से आपको पता होना चाहिए। तो ये सब कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे, ये किसकी भाषाएं हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा, ये सब उपभाषाएं के रूप में, मारवाड़ी के रूप में इनको सबको जाना जाता है। समझ में आ गया, ये सब मारवाड़ी के उपबोलियों के रूप में इनको जाना जाता है। अर्जुनलाल सेठी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है ये बताना है। इन्होंने अपना कैरियर चोमू के ठाकुर निजी सचिव के रूप में प्रारंभ किया, बिल्कुल सही है। इन्होंने मथुरा में एक जैन विद्यालय के रूप में अध्यापक के रूप में कार्य किया, ये भी सही है। इन्होंने जैन विद्यालय की स्थापना करी थी जयपुर में, ये भी सही है। इन्होंने जयपुर में वर्धमान विद्यालय, ये लो वर्धमान विद्यालय, और एक छात्रावास खोला था, बिल्कुल, जिसमें ट्रेनिंग दिया करते थे क्रांतिकारियों को, ये भी सही है। निमात हत्याकांड में उनकी सहभागिता सिद्ध हुई थी, निमात हत्याकांड से इनका संबंध नहीं है। इनका संबंध आरा से है, किससे? आरा कांड से, किंग्सफोर्ड से इनका संबंध माना जाता है। साथ साथ में इनको गिरफ्तार करके बेलूर जेल, कौन सा, इनको गिरफ्तारी भी इनकी कहां हुई थी, बेलूर जेल मद्रास के अंदर इनको गिरफ्तार किया गया था। तो इसमें पूछा ये कौन सा गलत है, तो ये इनका गलत है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में पलाया झील पाई जाती है? पलाया झील एक तरह के, ध्यान रखिएगा, अस्थायी झील है, पहली तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी खारी झील है। पश्चिमी राजस्थान में आपको पलाया ज्यादा देखने को मिलेंगे, तो पठारी अड़ोती हो ही नहीं सकता, मैदान हो ही नहीं सकता, अरावली हो ही नहीं सकता, थार का रेगिस्तान, मैंने कहा ना, पश्चिमी राजस्थान में आपको पलाया ज्यादा देखने को मिलेंगे। वर्षा काल में बनने वाली अस्थायी झीलें, जिनके जमीन के कारण उनमें क्या हो जाता है, एक खारापन आ जाता है, इसलिए उसको खारी झील के रूप में भी जाना जाता है। शेखावटी क्षेत्र में राजस्थान में निम्न में से कौन सी भू आकृति का विभाजन का भाग नहीं? शेखावटी क्षेत्र के बारे में पूछा है, तो पूर्वी मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र, अर्ध शुष्क प्रदेश, अरावली क्षेत्र। इसमें पूछा गया शेखावटी क्षेत्र राजस्थान में निम्न में से किस भूभाग आकृति का विभाजन है? तो आपको पता ही है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर आपको पता ही है, राजस्थान बांगर, राजस्थान बांगर के रूप में जिसको जानते हैं, जिसके कुल 4 भाग थे। कितने? 4 भाग आपको देखने को मिलेंगे। अर्ध शुष्क प्रदेश, मूल रूप से कैसा, अर्ध शुष्क प्रदेश, और अर्ध शुष्क प्रदेश के अंदर एक घग्गर का मैदान, एक नागौर उच्च भूमि आपको देखने को मिलेगी, एक शेखावटी प्रदेश, और एक आपको मिलेगा लूनी बेसिन, या जिसे गोडवाड़ प्रदेश भी कहते हैं, गोडवाड़। तो इसमें पूछा क्या है कि शेखावटी प्रदेश किसका भाग है? तो शेखावटी प्रदेश राजस्थान बांगर या अर्ध शुष्क का भाग है। तो इसमें एक चीज मिल गई, अर्ध शुष्क प्रदेश, तो अर्ध शुष्क प्रदेश का भाग है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? प्राचीनतम भाग कौन सा है? तो प्राचीनतम भाग के लिए आपको पता ही होगा, मैंने कहा था सबसे पुराना पर्वत, पर्वत से थोड़ा सा नया पठार, पठार से थोड़ा सा नया मैदान, और मैदान से नया मरुस्थल, यानी कि मरुस्थल सबसे नया नवीन और पर्वत सबसे प्राचीन, यही इनका क्रम है। इसमें पूछा सबसे प्राचीनतम, तो मैदान नहीं होगा,
उत्तरी मैदान नहीं होगा, थार का मरुस्थल नहीं होगा क्योंकि थार का मरुस्थल तो नया है। तो अरावली पर्वत, कौन सा पर्वत राजस्थान का सबसे प्राचीन, उससे थोड़ा सा नया पठार, उससे थोड़ा नया और सबसे नया मरुस्थल। तो इसका आंसर क्या होगा? थर्ड इसका आंसर होगा। ओसरी चूकी डूमणी गावे आल पाताल, राजस्थानी कहावत। राजस्थानी कहावतें पूछिए, ओसरी चूकी डूमणी गावे आल पाताल। तो एक चीज ध्यान रखना, चूकी, ये एक शब्द को मैंने आपको पहले भी कहा था, एक शब्द को आपको पकड़ना है, चूकी। पाप की कमाई कभी नहीं फलती, चूकी का कुछ आया नहीं, बेटे बिगड़ जाते हैं, खेत नहीं बिगड़ता, विपत्ति में भी लाभ नहीं छोड़ना, लक्ष्य से भटका हुआ व्यक्ति सार्थक कार्य नहीं कर सकता। देखिए भटका, मैंने कहा ये भटका ही क्या है यहां पर, चूकी। एक ही शब्द अगर आप पकड़ लोगे तो आपको कहावतों का अर्थ आराम से समझ में आ जाएगा। तो लक्ष्य से भटका हुआ व्यक्ति सार्थक कार्य नहीं कर सकता। ओसरी चूकी, जो चूक जाता है किससे, लक्ष्य से, डूमणी गावे या कुछ भी गा दे लेकिन उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो चूकनी से पटक लेते तो चूकनी का मतलब भटका हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। एक शब्द से आप राजस्थानी कहावत को पकड़ सकते हैं। आप मरगा बिन सरगे कठे, अगर खुद मरोगे, जब तक स्वयं नहीं मरोगे, आप मरोगे जब तक स्वयं नहीं मरोगे, इसका मतलब जब तक स्वयं कोई कार्य नहीं करोगे तब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। समझ में आ गया? तो क्या कहा गया? आप मरे बिना स्वर्ग नहीं, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, स्वर्ग के लिए खुद को ही मरना पड़ता है। तो यही इसमें पूछा गया। अपने हाथ से काम करना एक नहीं होता, गलत। थका हुआ ऊंट सराय की ओर देखता है, गलत। सभी समान होते हुए क्या चाहिए, गलत। हाथ पसारने की बजाय पांव पसारना अच्छा होता है। अपने हाथ से काम करने पर ही पूरा होता है, बिल्कुल सॉरी। इसका आंसर देखिएगा, आंसर देखना था इसमें। तो मैंने कहा अपने हाथ, आप मरगा बिना स्वर्ग नहीं, तो अपने हाथ से काम करने पर ही पूरा होगा, दूसरे के हाथ से काम करने से पूरा नहीं होगा। अपने मरेंगे तभी स्वर्ग मिलेगा। इसका कहने का मतलब क्या है? जब तक स्वयं कार्य नहीं करोगे तब तक प्राप्ति नहीं होगी। इसको ध्यान रखिएगा कि मेहनत करें सर और रिजल्ट मिल जाए स्टूडेंट को, ऐसा नहीं होता है। वही है, अगर आपको रिजल्ट की प्राप्ति करनी पड़ेगी तो मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, तभी आपको क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। यही इस लोकोक्ति का अर्थ है कि आप मरे बिना स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। खुद को मरना पड़ता है स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, यानी कि खुद को कर्म करना पड़ता है किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही और गलत उत्तर का कूटिए। उड़िया पठार गुरु सीकर के नीचे स्थित है, बिल्कुल। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, ध्यान रखिएगा, 1360 मीटर। फर्स्ट बिल्कुल सही है। 56 का मैदान बनास मेसिन का भाग है, नहीं साहब, 56 का मैदान बनास का नहीं, माही का मैदान है, तो यह गलत हो गया। गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर बेसिन में विशिष्ट है, बिल्कुल। गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर के अंदर, मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा और बारा नहीं, कोटा और बारा नहीं, कोटा और बूंदी, तो ये अपने आप में गलत हो गया। तो दोनों के दोनों गलत हो गए। तो कौन सा, ए और सी, ए और सी, 1 नंबर इसका आंसर सही होगा। तो ये थे आपके 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, पेपर का सॉल्यूशंस मेरे द्वारा करवाया गया है। आपको कोई और डाउट हो तो आप पूछ सकते हो आगे किसी भी पेपर के अंदर फीडबैक के माध्यम से, और लगातार आपको इस तरह की सीरीज मिलती रहेगी, लगातार पेपर का सॉल्यूशन मिलता रहेगा। तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट ज्वाइन करें टेस्ट सीरीज को और ज्यादा से ज्यादा पेपर दें, क्योंकि जितने ज्यादा आप पेपर दोगे तभी आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। तो आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को थैंक यू वेरी मच।